Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Hello, everyone. Good evening, all of you. Good evening. Actually, now we are friends now, and we can discuss about SEO and all. So, Yes, बिल्कुल सही है. तभी तो हम सीखेंगे ना, एक दूसरे से डिस्कस भी करेंगे, तो और ज्यादा कुछ सीख सकते हैं. Right, right. यहाँ पर किसी ने बैच में होस्टिंग प्लान लिया हुआ है क्या? एक्चुअली मेरे पास वर्डप्रेस का डोमेन होस्टिंग है. मेरे पास भी है. हाँ, मेरे पास भी है. तो मैं जब शेयर्ड मैं होस्टिंग लेने वाला हूँ जिसमें हम लोग पैनल शेयर कर सकते हैं. हाँ, शेयर्ड होस्टिंग ही है मेरी. तो मेरा कैसा ना 10 GB का स्पेस है, तो मैं शेयर कर सकता हूँ. लाइक मेरे अकाउंट में सेपरेट cPanel अकाउंट बन के मिल जाएगा सामने वाले को, बट ये शेयर हो जाएगा, 10 GB शेयर हो जाएगा उसके अंदर में. अच्छा, किसको भी कितना भी मिल सकता है उसमें. ऐसा लाइक फिक्स नहीं रहेगा, 2 GB फिक्स नहीं रहेगा. लाइक अगर ज्यादा चाहिए रहेगा, किसी को कम चाहिए रहेगा, तो वो शेयर हो जाएगा उसके अंदर में वैसा. ओके ओके. तो मैं परचेज करने वाला हूँ, तो अगर कोई साथ में अगर लेता रहेगा तो ले सकते हैं एक साथ में बड़ा तो प्लान. शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, मतलब हम अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, खुद का वेबसाइट डाल सकते हो तुम उसके अंदर. मैं कैसा ना तुमको एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं ऐसी फेसबुक पर किसी ने ऐड चलाया था, तो वो लॉकडाउन पीरियड में था, तो मैंने ज्वाइन किया था. तो उन्होंने बोला कि हम फेसबुक ऐड सिखाएंगे, बट सिखाया कुछ नहीं. देन उन्होंने फेसबुक का थोड़ा ऐसी नॉलेज दिया. देन उन्होंने बोला कि 2000 पे करने पड़ेंगे और हम आपको वर्डप्रेस का ये देंगे और आपको फेसबुक सिखाएंगे. तो मैंने बोला कि ठीक है. तो उन्होंने पता नहीं मुझे क्या ही वर्डप्रेस का क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है, मींस उसमें. हाँ, बट उसमें ना कुछ भी होता तो उनके पास ही मिल जाता है. तो मैंने बोला कि ठीक है, अब पैसे तो देखो वापस होते नहीं है. और उन्होंने बस मतलब पढ़ाने के नाम पर उल्लू बनाया. नहीं, मैं जो लेने वाला हूँ ना उसमें कैसा रहेगा, तुम्हारा cPanel डिटेल्स मैं तुमको दूंगा क्रिएट करके. तुम्हारा जो भी इशू रहेगा cPanel का वो तुम देखोगे. अगर उसके बाद भी अगर तुमको ज्यादा इश्यूज फेस होता रहेगा तो फिर मैं बताऊंगा तुमको कहाँ पे कांटेक्ट करना है. मतलब जिस कंपनी से मैं लूंगा ना वहाँ पर तुम कांटेक्ट कर सकती हो डायरेक्टली, और cPanel का इशू रिजॉल्व करके ले लेने का वहां से डायरेक्टली. मेरे थ्रू भी हो जाएगा या उनके थ्रू भी हो जाएगा, ऐसा ऐसा टेंशन नहीं है. तो एक्चुअली वो चलता है. हाँ, वो इन लोग का वो होस्टिंग का वो कुछ चलता है ना, जिसमें इनको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इनको कुछ प्रॉफिट मिलता है. वो रेफरेंस की तरह. हेलो, हेलो. हेलो. हाँ, वॉइस आ रही है अभी? हाँ, अभी आवाज आ रही. किसी ने म्यूट कर दिया था शायद, मैम ने. Yes, good evening everyone. अच्छा, गुड इवनिंग मैम. हाँ जी, कैसे Good हो evening. सभी? बढ़िया मैम. ओके. बढ़िया. हाँ जी, अर्नोल्ड क्या हुआ? कुछ नहीं, डिस्कस कर रहे थे होस्टिंग के बारे में. जैसे अच्छा ओके मैं एक ओके. शेयर होस्टिंग लेने वाला हूँ, जिसमें मैं कह रहा था कि हम सब स्टूडेंट्स ही है ना, तो अगर हम एक शेयर होस्टिंग लेके साथ में तो होस्टिंग अकाउंट एक में आ जाएगा, बट स्पेस शेयर करने को मिलेगा सबको, लिमिटेड नहीं रहेगा. लाइक अगर मैं 10 GB लूंगा तो मेरा वेबसाइट अगर समझो 1 GB का है तो मुझे 1 GB सफिशिएंट है, बट बाकी किसी को ज्यादा चाहिए रहेगा तो उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं. और ईमेल अकाउंट तो ना खुद की. हाँ जी, ठीक है अर्नोल्ड, ठीक है, चलो गुड है ना. सभी वैसे वेबसाइट तो लेनी ही है, मतलब प्रैक्टिस के लिए आसानी होगी. लेकिन ना बस थोड़ा एक 2-4 दिन रुक जाओ. रीजन मीन क्योंकि आपका ना मंडे को वर्डप्रेस चालू हो जाएगा. तो उसमें क्या आपका पूरा पहले डेवलपमेंट के बारे में, होस्टिंग, डोमेन, सबके बारे में आपको सिखाया जाएगा बेटर तरीके से. तो वहां पर फिर उसके बाद अगर आप लेते हो तो आपके लिए भी मतलब आसानी होगी. मतलब मे भी कुछ आपको नई चीज बता दें, मतलब जो एक्सपर्ट हैं वो आपके साथ ज्वाइन होंगे और वो आपको बताएंगे. सो मे भी हो सकता है आपको कुछ और नई चीजें पता चल जाए. ठीक है, सो एक बार वो आप क्लास ले लीजिए थोड़ी,
और साथ साथ में आप बनाइएगा अपनी वेबसाइट को प्रैक्टिस के लिए, और फिर उसके बाद में जिसको भी लाइव करनी है वो मतलब जैसे सजेस्ट करें, या फिर उसके बाद जैसे आपको ठीक लगता है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब दिस इज माय सजेशन। राइट मैम। चलिए, ओके। सो मंडे से ना फिर आपका वर्डप्रेस स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है? जो भी मतलब इसके वर्डप्रेस आपको बेटर तरीके से पढ़ा पाएंगे, मतलब एक्सपर्ट हैं जो इसके मतलब काफी ईयर से, वो आपको मतलब बेटर बता पाएंगे, ठीक है? सो मंडे से वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2 दिन अपन थोड़ा सा जो एसईओ है उसको मूव करेंगे, उसका और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जाएंगे, ठीक है? फिर जब आपका वर्डप्रेस एक बार अच्छे से हो जाएगा, आपकी वेबसाइट एक बन जाएगी, सो वी विल हैव समथिंग टू प्रैक्टिस ऑन, ठीक है? हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रहेगा। सो दैट्स व्हाई तो थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं मतलब जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, सो कल हमने क्या किया था थोड़ा सा प्लीज मुझे बता दीजिए। जस्ट गिव मी अ लिटिल आइडिया, कल हमने क्या किया था? कल हमने आई थिंक मतलब टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स ये समझ लिए थे। यस मैम। ओके, सो आज ना हम थोड़ा सा सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एल्गोरिथम्स, ठीक है? कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स को समझेंगे। आज के टाइम में जो 22, 21 की जो एल्गोरिथम्स आई हैं उनका जो एक कंक्लूजन है उसको समझेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत सारी एल्गोरिथम्स आती हैं तो सबको अपन इतना डिटेल में एक एक को जाके नहीं समझ सकता, हर कोई हमारे काम की होती भी नहीं है। सो कुछ मेन इंपॉर्टेंट उसको समझेंगे। फिर हम समझेंगे दैट हाउ वी कैन स्टार्ट एन एसईओ प्रोजेक्ट, एक एसईओ प्रोजेक्ट का रोड मैप बेसिकली हम समझेंगे, ठीक है? जिससे आपको अब जो हम पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको एक समझ में आएगा कि फ्रेमवर्क क्या रहेगा हमारा। ओके, सो चलिए तो थोड़ा सा एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू। ओके, या ओके, लेट्स टॉक अबाउट एल्गोरिदम्स, ठीक है? अब जो एल्गोरिदम्स होती है ना वो होती क्या है? बेसिकली कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है? जैसे मैं गूगल की बात करूं, या फिर मैं बात करूं जैसे इंस्टाग्राम की, ठीक है? इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म हो गया जो इंटरनेट पर है, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी चीज आप तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि मैं इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो आपने इंस्टाग्राम पर एक चीज नोटिस करी होगी कि जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह का जैसे जिस बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिस तरह की जैसे रील्स आप जैसे देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक टाइप की रील्स हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, वो जब भी आपको दिखती हैं आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करते हो। जैसे आई टेक द एग्जांपल कि मेरे को ना जो बहुत लाइक जैसे डॉग्स हो गए, पेट्स हो गए, इनसे रिलेटेड कोई भी रील दिखती है ना तो आई डेफिनेटली शेयर इट विथ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है? सो अब क्या है कि बेसिकली इंस्टाग्राम को ये चीज पता है कि मुझे ना इस तरीके का कंटेंट पसंद है। तो अब अगर मेरे फोन में आप इंस्टाग्राम ओपन करके और रील वाले सेक्शन को ओपन करोगे ना तो उसमें से हर आपको सेकंड या थर्ड रील रिलेटेड टू डॉग्स एंड पेट्स दिखेंगी, ठीक है? सो बेसिकली इंस्टाग्राम का एक सिंपल सा एल्गोरिदम है कि जिसको जैसा कंटेंट पसंद है ना उसको वैसा कंटेंट दिखाओ, ठीक है? जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करे, ठीक है? सो हर एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो कुछ फिक्स सेट ऑफ रूल्स, यू समझ लीजिए, या फिर आप यू समझ लीजिए कुछ गाइडलाइंस के ऊपर काम करता है। मतलब उनका उनका काम करने का, आप तक कंटेंट पहुंचाने का एक फिक्स तरीका होता है। उस तरीके को, उस सेट ऑफ रूल्स को, उस पीछे टेक्निक को हम एल्गोरिदम्स कहते हैं। कि भाई कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप हो वहां पर आप तक कैसे कंटेंट पहुंच रहा है, ठीक है? कौन सा कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए, आप जो देखना चाहते हो वो कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखने के लिए आप तक कंटेंट पहुंचे, वो जो पीछे टेक्निक चल रही है ना उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। और जब हमने सर्च इंजन की वर्किंग समझी थी, आई होप सबको याद होगी, ठीक है? जब हमने सर्च इंजन की वर्किंग समझी थी तो हमने ये समझा था कि सबसे पहले जितना भी जो डेटा है उसको सर्वर
उसको जाकर हम जो हमारे सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं वो क्रॉल करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉलिंग, मतलब डेटा को रीड करते हैं। देन उसको वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। और फिर फाइनली जब भी एक पर्सन की क्वेरी आती है, यानी जब भी एक पर्सन सर्च करता है गूगल पर कुछ भी, तो उसे जो भी रिजल्ट दिखाया जाता है, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट उसको मिलियन बिलियंस ऑफ पेजेस में दिखाया जाएगा, लेकिन उनमें से भी कौन सा पेज टॉप पर रहना चाहिए, किस पेज की रैंकिंग क्या रहनी चाहिए, ये कौन करता है? ये करती हैं हमारी एल्गोरिथम्स। सो बेसिकली जब आप गूगल पर कुछ भी चीज टाइप करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो आप तक जो रिजल्ट्स पहुंचे हैं उसके पीछे क्या एल्गोरिदम है, जो रैंकिंग आप तक पहुंची है उसके पीछे क्या एल्गोरिदम है, उसको समझना एसईओ करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, हमने क्रॉलिंग की हम बात करेंगे, इंडेक्सिंग की हम बात करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि ये फिक्स सेट ऑफ रूल्स होता है। मतलब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, ये आपको कर रहे हैं फॉर द बेटर क्रॉलिंग इंडेक्सिंग ऑफ योर वेबसाइट, लेकिन रैंकिंग के लिए देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग, कोई ऐसी सिंगल कोई एक चीज नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी एल्गोरिथम्स, बहुत बड़ी यूं समझ लो सेट ऑफ रूल्स काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सेट ऑफ रूल्स है ना, ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। मैंने कल आपको एक केस स्टडी रही देखी, मतलब मैंने आपको एक केस स्टडी दी थी, ठीक है, पढ़ने के लिए, जिसको आप लोगों ने पढ़ा, अपन ने उसको डिस्कस भी किया था, और वो एक ब्लैक हैट एसईओ की केस स्टडी थी, जिसमें बेसिकली हमने देखा था कि BMW को क्या कर दिया था, ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ठीक है, अब BMW को ब्लैकलिस्ट इसलिए किया क्योंकि उसने ऑब्वियसली एक डोरवे पेज यूज किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जैसे ये चीज गूगल को पता चली ना कि यार इस वेबसाइट ने क्या किया है, एक डोरवे पेज यूज किया है, ठीक है, टू प्रमोट इट्स कंटेंट, तो गूगल को ये पता चला कि जैसे इस बड़ी वेबसाइट ने ये किया है, ऐसे और भी लोग ऐसा कर रहे होंगे कि भाई जिस पर कंटेंट जो है कम है, उसको अगर आपको रैंक करवाना है तो एक रैंडम पेज को जिस पर बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हो उसको रैंक करा दो। तो गूगल को ये चीज पता चली, तो फिर उसने मतलब नए रूल निकाला कि भाई अगर कोई ऐसा करेगा तो ये चीज गलत होगी, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ओवरली कीवर्ड स्टफ नहीं करना है, आप रीडायरेक्शन को अपने लैंडिंग पेज पर यूज नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो गूगल को जैसे जैसे लोगों की हरकतें पता चली ना कि यार कैसे लोग लूप होल निकाल रहे हैं टू गेट द बिजनेस, लोग जैसे जैसे स्मार्ट हो रहे हैं, गूगल क्या कर रहा है, नई नई एल्गोरिथम्स लेकर आ रहा है, मतलब चेंजेस लेकर आ रहा है अपने रैंकिंग सिस्टम में। जैसे पहले क्या होता था, गूगल कैसे रैंक कराता था, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, एक आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे पहले क्या होता था, गूगल ना हमसे ना फिक्स कीवर्ड्स मांगता था, मतलब वो हमें कहता था कि आप अपनी वेबसाइट में मतलब अपने सोर्स कोड में, अपने सोर्स कोड देखा था ना जो कंट्रोल यू करके आता है, वहां पर आप कुछ फिक्स्ड कीवर्ड्स बता दो मुझे। मतलब गूगल पहले जब स्टार्टिंग एल्गोरिथम आई थी ना तो ऐसा कहता था कि भाई आप फिक्स कीवर्ड्स बता दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन राजस्थान को लेकर, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन राजस्थान, इस तरह के कीवर्ड्स अपने सोर्स कोड में लगा देती थी, ठीक है, और गूगल क्या करता था, इन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पर मुझे रैंकिंग दे देता था। ये मैं बात कर रही हूँ बहुत पहले की। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को ये चीज पता चलने लगी, जैसे जैसे लोग इस पर्टिकुलर मेथड का मिसयूज करने लगे कि भाई जो आपकी वेबसाइट नहीं थी उस पर आप उसको रैंक करा सकते थे डिफरेंट कैटेगरी में, तो ऑब्वियसली बात है गूगल नहीं चाहता कि उसके ऑडियंस का एक्सपीरियंस खराब हो, तो उसने ये चीज को बिल्कुल हटा दिया और फिर कुछ नई चीजें ले आया। फिर गूगल, जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ऐसा मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये, उसी तरीके से मतलब ये वाली तो थी, इसको हम मेटा कीवर्ड्स बोलते थे। उसके अलावा जैसे गूगल ने कुछ और चीजें कंसिडर करने लगी कि भाई अब मैं फोकस कर रहा हूं कि जो है ना, मतलब जैसे कि जितने ज्यादा आपकी वेबसाइट पर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक्स आए होंगे उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी। मतलब गूगल ने ये कहा कि भाई जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट से वेबसाइट
पर बैकलिंक्स आए होंगे ना डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के, उतनी ज्यादा आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने बहुत ज्यादा स्पैमी बैकलिंक्स बनाना शुरू किए। किसी भी रैंडम वेबसाइट से पेड बैकलिंक्स चालू हो गए, ठीक है, किसी भी रैंडम वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स आ रहे हैं, तो गूगल ने समझा कि यार ये तो मेरे को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गूगल ने इसको भी फिर जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया, मतलब रैंकिंग के लिए। मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि बेसिकली गूगल आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देने के लिए जो फैक्टर्स कंसिडर करता है वो चूज कैसे करता है उसकी बात कर रही हूँ। तो जैसे जैसे गूगल अपना चेंज करता गया, लोग भी चेंज होते गए, तो इसीलिए आज के टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी एल्गोरिदम्स है, पहले ऐसा होता था कि कोई हार्डली 3 मंथ्स में 6 मंथ्स में 1 साल में कोई एल्गोरिदम चेंज होती थी, बाकी वही सेम सिस्टम चलता था। लेकिन आज के टाइम में आई वांट टू टेल यू कि हर 15 से और 30 डेज के बीच में आपके लिए नई एल्गोरिदम आ रही है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है एसईओ में। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उस चीज के लिए अपडेटेड रहें। तो कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स जो कि मेजर चेंजेस हुए हैं हिस्ट्री में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे आज के करंट चेंजेस की भी, आज के मतलब एज इन जो 2022-21 में हुए, और उसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी दैट हाउ कैन यू फाइंड इट योरसेल्फ, आप कैसे पता लगा सकते हो कि कोई चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए, सो उससे पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम के बारे में बात करनी है, दैट इज पेज रैंक, ठीक है। पेज रैंक एल्गोरिदम जो है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब आपको लग रहा होगा ये तो थ्योरी पार्ट है, लेकिन इस थ्योरी से ही हम अपना प्रैक्टिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है। सो बस ये चीज हमें याद रखनी। हाँ जी, सॉरी। सो पेज रैंक जो है हमारी, सो ये एक मतलब पुरानी एल्गोरिदम थी, ठीक है। ओके, सो पेज रैंक ये बेसिकली लैरी पेज which was one of the founder of Google, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये रैंकिंग जो थी इसको डेवलप किया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये समझिएगा कि जैसे जब नया नया गूगल आया तो उसको ऑब्वियसली बात है रैंकिंग देने के लिए कोई पैरामीटर डिसाइड करना था। आज जैसे एग्जांपल में लेती हूँ, पैरामीटर क्या, जैसे मान लो आपके स्कूल में रैंक दी जाती थी, आपके स्कूल में ये बोला जाता था कि जब एग्जाम होते थे रिजल्ट आता था कि भाई ये पर्सन फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, तो क्या पैरामीटर होता था उसके पैरामीटर होता था भाई आपके मैथ्स में मार्क्स कितने आए हैं, इंग्लिश में कितने आए हैं, ठीक है, साइंस में कितने आए, टोटल मिला के कितने आए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका डिसिप्लिन कितना अच्छा रहा है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपका डिसिप्लिन कितना अच्छा रहा है, स्पोर्ट्स में आप कितने अच्छे रहे हो, सो ये बाकी सारे पैरामीटर्स थे। तो वैसे ही जब स्टार्टिंग में गूगल के पास ये आया, और ये मैं बात कर रही हूँ अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर की, ठीक है। सो उस टाइम जब इनके माइंड में ख्याल आया कि यार ठीक है बाकी सारी चीजें ठीक है, हम इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन रैंकिंग देने के लिए कि इतना सारा हमारे पास डेटा जो हो गया है उसको जब भी कोई पर्सन सर्च करे तो उस पर्सन को रैंकिंग देने के लिए, मतलब उस पर्सन को जो रिजल्ट दिखाएंगे उन रिजल्ट्स की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए कोई तो पीछे ऐसी एल्गोरिदम होनी चाहिए। तब ये जो लैरी पेज है, इनका ये सरनेम था, इसके नाम पर एक एल्गोरिदम निकाली, दैट वाज पेज रैंक, ठीक है। अब जो पेज रैंक एल्गोरिदम थी ना, उसको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझिएगा, ठीक है। कई लोग कहते हैं ये एग्जिस्ट करती है, कई लोग कहते हैं ये अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम ऐसा मान के चलेंगे एग्जिस्ट करती है बट बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा ये क्या थी। इसमें बेसिकली ये था कि किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग डिपेंड करेगी इस बात पर कि वो वेबसाइट कितनी और वेबसाइट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब समझते हैं इस चीज को। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है ए,
ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है ए। आज इसकी ना लेट्स से मैंने इसकी एक नंबरिंग कर दी, मतलब इसका एक स्कोर, लेट्स से इसका स्कोर है 10, ठीक है। ये बाकी वेबसाइट है, जैसे किसी का स्कोर है 20, किसी का कोई बहुत अच्छी वेबसाइट है, पुरानी वेबसाइट है, इसका स्कोर है 90, किसी का 100 स्कोर है, ठीक है, किसी का लेट्स से 40 स्कोर है, इस वाली मतलब किसी का जैसे 20 स्कोर है। ओके, सो मेरी वेबसाइट नई है, तो अब मैं क्या करूंगी, इन सभी वेबसाइट से ना बैकलिंक्स लूंगी। बैकलिंक्स मतलब इन वेबसाइट पर मेरा लिंक जो है वो लगेगा, जिससे कि जो भी हमारी ट्रैफिक है वो यहाँ से डाइवर्ट हो सके, ठीक है। तो इन सभी वेबसाइट पर मैं अपनी क्या लगाऊंगी, बैकलिंक लगाऊंगी। तो इन वेबसाइट की जो ये स्कोर है, जिसे हम कहते हैं पेज रैंक, ये मेरे में थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाएगा। जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ, जैसे ये 90 वाली स्कोर वाली वेबसाइट है, जैसे इसने मेरे को बैकलिंक दिया, इसका लेट्स से कुछ पार्ट जैसे कि 0.5 मेरे में ट्रांसफर हो गया, तो मेरा वेबसाइट की रैंक 0.5 से बढ़ गई। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि इस पर्सन की जो पेज रैंक थी वो 89.5 हो गई। ये सिर्फ पेज रैंक की एक जो बेसिक एल्गोरिथम है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज इसके पीछे डेटा साइंस में आपको जाना पड़ेगा और उसके पीछे बहुत बड़ी एल्गोरिथम है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या है, हमारी जो पेज रैंक है वो आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। जैसे इस वाली वेबसाइट ने मुझे जैसे इसकी खुद की पेज रैंक कम है, तो इसने मेरे को जैसे थोड़ा सा कम पेज रैंक दे दिया, जैसे 0.2 इसने मेरे को दे दिया, तो ये मेरे और इंक्रीज हो गया, ये 0.7 हो गया। तो ऐसे करते करते मेरी जो पेज रैंक है वो 10 से थोड़ी इंक्रीज होने लगी, और इसी के बेसिस पर मुझे डिफरेंट कीवर्ड्स पर रैंकिंग मेरी इंप्रूव होने लगी, ठीक है। सो ये एक बेसिक एल्गोरिथम थी जो पहले काम करती थी, लेकिन फिर इसी की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग जो है बहुत ज्यादा स्पैम करने लगे, पेड लिंक्स वहां पर होने लगे। कोई भी पर्सन वेबसाइट बनाता सिर्फ इसीलिए वेबसाइट बनाता जिससे मैं अपनी पेज रैंक को इंप्रूव करके और बाकी सबको बैकलिंक्स दूं और उनसे मनी चार्ज करूं, मतलब पेड बैकलिंक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, स्पैमी लिंक्स, कोई भी रैंडम वेबसाइट आपको बैकलिंक दे रही है, ठीक है, तो स्पैम बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस एल्गोरिथम को हटा दिया गया और इसके बाद में काफी नई एल्गोरिथम्स लाई गई, ठीक है। उन नई एल्गोरिथम्स की अब हम बात करेंगे, ठीक है। सो पेज रैंक वाज वन ऑफ द यू समझ लीजिए जो सबसे वन ऑफ द फर्स्ट एल्गोरिथम्स ऑफ गूगल रैंकिंग। गॉट इट? सो ये चीज समझ में आई? जैसे जैसे डाउट आते जाए प्लीज पूछते जाइएगा, ठीक है। चलिए, सो अब यहाँ पर ये एल्गोरिथम को हटाने के बाद कुछ मेजर चेंजेस आए, ठीक है। वैसे छोटे मोटे चेंजेस आते रहे, लेकिन मेजर चेंजेस का मेरा मतलब है जो मतलब एकदम बिल्कुल कह सकते हो ना इंडस्ट्री को जिसने हिलाकर रख दिया, एकदम बहुत सारी वेबसाइट्स की रैंकिंग इफेक्टेड हुई, मतलब कुछ बड़े चेंजेस, उसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम वाज पैंडा, ठीक है। पैंडा एल्गोरिथम थी जो कि आई थी 2011 में। 2011 में पैंडा एल्गोरिथम में क्या किया था, बेसिकली पहले तो आई क्यों थी ये, टू इम्प्रूव द सर्च रिजल्ट्स। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी एल्गोरिथम लाने का मेन एम है सर्च रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना, जिससे ऑडियंस का एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए। कैसे? बाय पैनलाइजिंग द साइट्स दैट हैड रिपीटेटिव कंटेंट और पुअर यूजर मैट्रिक्स। बेसिकली वो वेबसाइट्स जहां पर रिपीटेटिव बहुत ही बेकार क्वालिटी का कंटेंट था और जिस वेबसाइट पर यूजर एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा नहीं था, ठीक है, उस वेबसाइट को पैनलाइज किया गया। क्योंकि अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या एल्गोरिथम पर काम कर रहा था गूगल, कि भाई जितने बैकलिंक्स बने होंगे, तो लोग अपने कंटेंट पर फोकस नहीं कर रहे थे। ये नहीं फोकस कर रहे थे कि हमारी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट होना चाहिए, ऑडियंस हमसे खुश होनी चाहिए, कुछ हम प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, नहीं। मेन हुआ करता था सिंपली बैकलिंक्स बनाओ, बैकलिंक्स बनाओगे वेबसाइट रैंक करेगी, बैकलिंक्स बनाओगे वेबसाइट रैंक करेगी, ट्रैफिक आएगा। तो उस वजह से यूजर मैट्रिक्स जो है वो खराब होने लगे। तो अब गूगल ने 2011 में, अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि गूगल ने ऐसे अनाउंस किया होगा कि भाई पांडा एल्गोरिथम ला रहे हैं हम और आप सबको पैनलाइज करेंगे। नहीं, गूगल ने सिंपली अपनी एल्गोरिथम चेंज की बिना किसी को बताए, और बहुत सारी वेबसाइट्स की रैंकिंग डाउन हुई, बहुत सारी वेबसाइट पर रिस्ट्रिक्शन लगी, बहुत सारी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो गई। तब लोगों को समझ में आया कि यार क्या हो रहा है।
फिर उसके बाद में धीरे धीरे पता लगने लगा कि यार ऐसी वेबसाइट जिन पर कंटेंट अच्छा नहीं है, ऐसी वेबसाइट जिन पर पुअर कंटेंट है, यूजर एक्सपीरियंस जो अच्छा नहीं दे रही है, वो बैन हो रही है। तो तब वहां पर जो भी एसईओ एक्सपर्ट्स थे, और बाद में गूगल ने भी ऐसा कुछ डिक्लेयर किया कि भाई ये हमारी नई एल्गोरिदम है, फिर उसको लोगों ने नाम दे दिया पांडा। ठीक है, पांडा एल्गोरिदम, जिसकी वजह से नो कंटेंट, पुअर क्वालिटी कंटेंट, पुअर क्वालिटी यूजर एक्सपीरियंस की जो वेबसाइट्स थी उनको पैनलाइज किया गया। तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एल्गोरिदम आई, दैट वाज पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन आई थी 2012 में, और पेंगुइन पर फोकस किया गया टू टैकल द लो क्वालिटी रिजल्ट्स बाय पैनलाइजिंग पेजेस दैट यूज ब्लैक हैट लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स। पेंगुइन में वैसे और भी कई बातें हुई, लेकिन मेन जो फोकस था पेंगुइन का वो था बैकलिंक्स पर, यानी जो भी स्पैमी बैकलिंक्स है ना उन पर फोकस किया गया। ठीक है, स्पैमी बैकलिंक्स यानी देखो, स्पैमी बैकलिंक्स के एग्जाम्पल बताती हूँ, क्या स्पैमी बैकलिंक्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वैसे जब हम ऑफ पेज करेंगे तो इस चीज को और भी अच्छे से समझेंगे, बट जस्ट थोड़ा सा हिंट। सबसे पहले स्पैमी बैकलिंक्स का एग्जाम्पल, नॉन रिलेवेंट बैकलिंक। ठीक है, आपकी वेबसाइट है लेट्स से विमेन फैशन से रिलेटेड, और आपको एक गेमिंग वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है। इज इट द रिलेवेंसी? क्या ये रिलेवेंसी है? नहीं, ये एक स्पैमी बैकलिंक का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका बैकलिंक आ रहा है विदाउट एनी कंटेंट, कोई वेबसाइट है रैंडम, उस पर सिंपली आपका एक बैकलिंक मतलब एक लिंक पड़ा है, ना उसके साथ कोई कंटेंट है, ना कोई इमेज है, ना कोई टेक्स्ट है, नथिंग। तो विदाउट कंटेंट मतलब नो कंटेंट के साथ में अगर बैकलिंक है तो ये भी एक स्पैमी बैकलिंक है। ठीक है, उसके अलावा एक अगर खुद एक वेबसाइट है स्पैमी, और स्पैमी वेबसाइट से या फिर स्पैमी वेब पेज से अगर बैकलिंक आ रहा है तो वो भी एक स्पैमी बैकलिंक है। तो पेंगुइन जो आई, ये कुछ एग्जांपल है, और भी हम इसके एग्जांपल समझेंगे व्हाइल डूइंग ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, सो पेंगुइन आई 2012 में, और उसने क्या किया, जो स्पैमी बैकलिंक्स बना रहे थे, लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स यूज कर रहे थे जो कि ब्लैक हेट थी, उनको पैनलाइज किया गया। ठीक है, उसके बाद में और हमारी एल्गोरिथम आई 2013 में, जिसका नाम था हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड ने बोला बेसिकली यहाँ पर सबसे पहली बार यूज हुआ वर्ड का, जिसे हमने बोला सर्च इंटेंट। ठीक है, कि रेदर देन हम कीवर्ड्स पर फोकस ना करके एक ऑडियंस के सर्च इंटेंट पर फोकस करने लगे कि यार आखिर वो पर्सन कहना क्या चाह रहा है। और इसका मैंने एग्जांपल भी कल आपको दिया था कि जो हम टाइप करते हैं गूगल पर, हमें एज इट इज कीवर्ड्स वाले रिजल्ट नहीं मिल रहे, हमें वो रिजल्ट मिल रहे हैं जो उस कीवर्ड से सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, यानी गूगल हमारे सर्च इंटेंट को समझ रहा है ना। तो यहाँ पर फोकस हुआ सर्च क्वेरीज पर एंड सर्च इंटेंट पर टू ऑफर यूजर मोर रिलेवेंट रिजल्ट, तो जिसकी वजह से हम रिलेवेंट रिजल्ट दे पाए। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमें भी काम करना पड़ा, और यहाँ पर ही एक तरह से यूं समझ लो एलएसआई कीवर्ड का जन्म हुआ। एलएसआई मतलब जो रिलेटेड कीवर्ड्स भी हमें पुट करने पड़े अपने कंटेंट में। ठीक है, सो जब हम आगे ऑन पेज करेंगे तो एलएसआई की बात डेफिनेटली करने वाले हैं। सो ये हमिंगबर्ड एल्गोरिथम थी जिसमें सर्च इंटेंट पर फोकस किया गया। उसके बाद में हमारी एक और इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम आई, दैट वाज बिटवीन 16-17। ठीक है, इसमें बेसिकली अगेन सर्च इंटेंट की बात हुई, और यहाँ पर ना डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात हुई। ठीक है, जैसे कि जो एक पर्सन की जो अकाउंट लैंग्वेज थी उसको कंसिडर किया गया, उसके अलावा उस पर्सन की जो पर्सनल सर्च हिस्ट्री थी उस पर फोकस किया गया। और ये वाली वो एल्गोरिथम थी जो बेसिकली बहुत पॉपुलर हुई, जिसने ऑब्वियसली गूगल का एक्सपीरियंस जो था लोगों के मन में बहुत ज्यादा अच्छा भी किया। मतलब इसके बाद में गूगल पर यूं समझ लो गूगल पर रिलेवेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर गूगल को कई सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा कि जैसे भाई आप हमारा डेटा ट्रेस कर रहे हो, या फिर डेटा मतलब डेटा स्टोर कर रहे हो आप हमारा, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपकी पर्सनल सर्च हिस्ट्री, आपके अकाउंट में लैंग्वेज, सारी चीजों को कंसिडर कर रहा था। तो खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एसईओ पॉइंट से। तो एसईओ पॉइंट से हमें ये समझ में आने लगा कि चाहे हम कितना भी स्टाफिंग कर लें, चाहे हम कितना भी बहुत ज्यादा अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ऑडियंस की जो पर्सनल सर्च हिस्ट्री थी और उसकी जो अकाउंट लैंग्वेज थी, उसकी वजह से भी उसकी हमारी रैंकिंग जो है वो थोड़ी सी यूं समझ लो चेंज होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्सन है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जनरल, जो कि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेट्स सपोज कि आपने ना कोई XYZ वेबसाइट को
आपने क्या किया है, सर्व किया है, मतलब आपने उसको सर्च किया है, काफी टाइम आपने उस पर स्पेंड किया है, ठीक है। और लेट्स से वो वेबसाइट है रिलेटेड टू द, जैसे कि मतलब रिलेटेड है, लाइक रिलेटेड टू द क्लास 12 कोचिंग, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्लास 12 कोचिंग से रिलेटेड है, आपने उसको बहुत एक्सप्लोर किया है क्योंकि आपके पास वहीं से लिंक आया था या फिर कैसे भी रीजन से। अब क्या होता है कि आप नॉर्मली अपने गूगल पर टाइप करते हो क्लास 10th कोचिंग नोट्स, एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्लास 12 कोचिंग नोट्स। अब भले वो वेबसाइट बाकी सबके लिए सेम कीवर्ड पर लेट से 7th या 8th नंबर पर रैंक कर रही है, लेकिन आपके लिए वो फर्स्ट पर रैंक करेगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपका आपकी पर्सनल सर्च हिस्ट्री में उस वेबसाइट का रेफरेंस है। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली आपकी जो पर्सनल सर्च हिस्ट्री है, आपका जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, आपकी जो अकाउंट की लैंग्वेज है, उस पर भी गूगल थोड़ा सा फोकस करने लगा, ठीक है, कि बेसिकली जो पर्सन ऑलरेडी एक वेबसाइट पर विजिट कर चुका है उसको कंपैरेटिवली हम हायर रैंकिंग देंगे उस पर्सन की क्वेरी पर, ठीक है। तो इसकी हम बात भी करेंगे कि इसमें हम करते हैं क्या है, बेसिकली हमारा काम क्या होता है। तो इसमें सिंपली बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांडिंग अपनी करना, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में एक और हमारी एल्गोरिथम आई और उस एल्गोरिथम का नाम था मेडिक, ठीक है। मेडिक काम आई, मतलब मेडिक जो था ना, इसका थोड़ा थोड़ा रिलेशन था मेडिसिन से, इसकी मैं बात करूंगी कैसे। This is to provide trustworthy results and advice to people searching for money or health based terms, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इस एल्गोरिथम ने हिट किया है ना, वो किया है फाइनेंस रिलेटेड साइट्स को, हेल्थ रिलेटेड साइट्स को, ठीक है। बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड साइट्स को सबसे ज्यादा हिट किया है। कैसे? कि उन वेबसाइट को पैनलाइज करके जिनके पास एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट नहीं था। अब मैंने कल किसी को एक टास्क दिया था टू रीड आउट अबाउट द ईट, और वो था अंबिका। अंबिका को मैंने कल एक टास्क दिया था पढ़ने के बारे में, ईट के बारे में। यस मैम। अंबिका पढ़ा आपने? हाँ मैम, वो मतलब बताओ, ऑनेस्टली बताओ, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है या फिर कोई नहीं? यस मैम, थोड़ा सा गूगल किया था कि सारे पेजेस को चेक करता है वो, और ये सारे देखा था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, मुझे ना आप इस ईट के बारे में थोड़ा सा पढ़ के बताइए, ठीक है। और आप पढ़ेंगे कैसे ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, सो दैट आप क्या कर सको, सो दैट आप देख सको कि हम एल्गोरिथम्स पढ़ते कैसे हैं। आपको बताना है दैट व्हाट इज ईट, ठीक है, आपको सिंपली बताना है व्हाट इज ईट, ठीक है। अब ये ईट क्या है, इसके लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लिंक कि इस पर्टिकुलर साइट से, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से यू कैन रीड इट आउट, ठीक है। सो मैं आपके साथ साइट शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, और आपको इसको रीड करना है। मैं बस देखना चाहती हूँ दैट हाउ बेटर यू कैन लर्न, ठीक है। और ये जो मैं एल्गोरिथम ले रही हूँ, ये मैं गूगल के ही किसी पेज से ले रही हूँ, मतलब। ओके ओके, सो आई वांट यू टू चेक योर चैट बॉक्स, अपना चैट बॉक्स चेक करो, एंड इस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आई वांट एवरीबॉडी टू रीड इट,
ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो हैं इसको सिंपली जस्ट रीड करें कि आखिर ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, या फिर यूं समझ लो ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जस्ट रीड करो, आई वांट टू जस्ट सी। ठीक है, सो प्लीज आप इसे एक बार रीड आउट करो, टेक 5 minutes ओनली। सभी को ये आपको आप सभी को ये रीड करना है, एवरीवन। हेलो। हाँ जी रेनॉल्ड। सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप वो लिंक सेंड करोगे फिर से? जस्ट अ सेकेंड। एंड मुझे सभी से ना एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये क्या था। ठीक है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो आर्टिकल था, ये क्या था। ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि कैसे हमें हिंट्स मिलते हैं, कैसे हमें चीजें पता लगती हैं। अब जैसे ये जो आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, दिस इज रिकमेंडेड बाय गूगल। आई विल शेयर द सोर्स विथ यू ऑल्सो, कि मैं आपके साथ बता दूंगी कि कैसे गूगल ने जो है सजेस्ट किया है कि भाई ये जो आर्टिकल है इसको आप पढ़िए, और इस पर्सन ने, विच इज वन ऑफ द गूगल ऑथराइज पर्सन, इसने ये आर्टिकल लिखा है कि ईट है क्या। तो अभी मुझे सभी से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपने क्या समझा इस आर्टिकल से।
हाँ जी, अब्दुल, अंबिका, अंकित, अर्नोल्ड, अविनाश, किरण, राहुल, संदीप, शिवांशी, स्वाति, जिसने भी रीड कर लिया है एंड हु इज रेडी टू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन कि आखिर ये क्या था, ये जो ईट था ये है क्या ईट, वो जस्ट रेज योर हैंड। हु कैन? ओके, यस शिवांशी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिवांशी। मैम एक्चुअली इसमें क्या था कि इस मतलब एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस और ट्रस्टवर्थीनेस से मतलब जो ये इन्होंने दिया था, इसमें इन्होंने बेसिकली ये चीज बोला है कि जैसे आपका कोई वेब पेज है और वो आप चला रहे हो, कोई कुकिंग वेबसाइट या ट्रैवल ब्लॉग्स या कुछ भी आप चला रहे हो, लेकिन उसमें आप इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट दे रहे हो आके, कि जैसे आपने इन्होंने तो बोला है कि टैक्स का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, ठीक तो है। एक वही है कि अथॉरिटिवनेस ही नहीं है आपके वेबसाइट में। फिर Okay. एक है कि आप शॉपिंग जब करते हैं कार्ट के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि आप ऊपर जो सिक्योर या इनसिक्योर वो हमको चेक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं फिर वही चीज कि आपका डेटा लीक हो सकता है अगर आप इनसिक्योर जगह से करते हैं तो। ठीक है। एंड उसके बाद एक और था कि जैसे सपोज आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन बिल्कुल। मतलब आपका प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप आके बोल रहे हो उस चीज पे, हम्म। तो आप एक्सपर्ट लेवल पे आके बात नहीं कर सकते उस चीज पे। तो वो चीज था ओके, चलो एक्सपर्ट के गुड। लिए एक अथॉरिटी। यस मैम। ठीक है शिवांशी, यू गॉट द कोर ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, चलो ग्रेट। ठीक है, लेट्स हियर सब, बाकी सबका क्या कहना है। ओके, यस अब्दुल, अंबिका, अंकित, रेज योर हैंड हु इज रेडी फॉर द एक्सप्लेनेशन। इतना टाइम लगता है कोई आर्टिकल पढ़ने में? इट्स बिन 10 minutes। यस अंबिका। यस मैम, वही कह रही हूँ कि मतलब ट्रस्टवर्दीनेस और ईट जो है कि सभी वेबसाइट्स के लिए इम्पोर्टेंट है एसईओ में रैंकिंग कराने के लिए। नहीं, वो तो और इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला। हाँ, और है ना? हाँ जी। गाइडलाइंस को फॉलो करना है ट्रस्टवर्दीनेस और अथॉरिटिवनेस के लिए। कैसे कैसे मैं उसको फॉलो करूं? अच्छा ये बताओ कि फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, तो गूगल कैसे पता लगाएगा कि मैं ईट नहीं है मेरे पास? मैम सिक्योर होना चाहिए, HTTPS। ओके, और ऐसे सिक्योरिटी का पता चल जाता है कि सिक्योर है कि नहीं। ठीक है। SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है मैम। ओके, नहीं नहीं, आपने जो उससे, जो अभी मैंने आपको एक आर्टिकल दिया ना, उससे जो आपने पढ़ा उसके बारे में कुछ बताओगे? मैम उतना ही समझ आया, ज्यादा नहीं आया। ठीक है, कोई नहीं अंबिका, अपन इसको समझेंगे। हाँ यस जी मैम। अब्दुल। यस अब्दुल। या मैम, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग अब्दुल। हाँ या जी। मैम, एक्चुअली मेरे को ये प्रॉपरली सही तरीके से समझ में नहीं आया, मैं इस चीज को ओके, सही से आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अब्दुल, नो प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत जो भी आपने पढ़ा, लाइक कुछ भी एक दो वर्ड्स भी, क्या आपने समझा? मैम यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे बताया कि गाइडलाइंस डेमोन्स्ट्रेटिंग करके आप एक चीज को परफेक्टली, एक वेबसाइट को या पोटेंशियली आप कोई भी वेब रैंकिंग सही तरीके से आप कर सकते, इम्प्रूव कर सकते हो। एंड ये चीज ओके। मतलब ईट उस चीज को हेल्प करता है कि आपका वेब रैंक, मतलब जो वेबसाइट का रैंकिंग वो इम्प्रूव कर पाएगा। हम्म, ठीक है, ओके, चलिए तो इसके बारे में अपन और भी बात करेंगे। यस स्वाति। यस स्वाति। यस, गुड गूगल इवनिंग के स्वाति। गुड हाँ जी। इवनिंग मैम। गूगल के अकॉर्डिंग जो है एक्सपर्टाइज, ट्रस्ट एंड अथॉरिटी आपके बिजनेस में, आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग कि आपको गूगल के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग में एडवांटेज आपको तभी मिलेगी जब आप जो है आप जो नीश लिख रहे हो, आप उसमें एक्सपर्टाइज हो गया नहीं, आपको उसके बारे में अच्छे से आता है कि नहीं, मतलब गूगल के अकॉर्डिंग सही कंटेंट जो है वो सही लोगों के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। बिल्कुल कि बिल्कुल। लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छे से जानते हो और आप बिल्कुल। फिनांस के बारे में लिख रहे हो, हम्म, तो इससे जो क्या है, अगर आप अच्छे से चीज़ों को लिखोगे तो ये गूगल इन सब चीज़ों को लाइक कैसे पता लगाएगा इसके बारे में मुझे डिटेल नहीं पता है, ओके, लेकिन इससे क्या होता है कि इससे आपकी अथॉरिटी मेंटेन होती है, इससे एंगेजमेंट बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल एंगेजमेंट बढ़ेगी तो लोग ट्रस्ट बिल्कुल करेंगे एंड वो अथॉरिटी मेंटेन होगी। बिल्कुल, तो इस गुड फैक्टर स्वाति। को हाँ जी। हाँ अ, जी। तो इस फैक्टर को गूगल ने बनाया इन्हीं चीजों को देखने के लिए कि ईट हम्म, फैक्टर पे लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, चलो गुड स्वाति, यू गॉट द कोर ऑफ द लाइक आर्टिकल। चलो आई एम ग्लैड, और भी हम इसके बारे में बात थैंक यू करेंगे, मैम। बट हाँ अभी जो आपने बोला काफी ठीक था। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू यस मैम। राहुल।
यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग राहुल। मैम मैंने जितना समझा है ये ईट इज लाइक ब्रांडिंग, जो ब्रांडिंग में इम्पोर्टेंट होता है, रैंक पेज को या वेबसाइट को रैंक कराने में ये इम्पोर्टेंट है इसका। ईट में एक्सपर्टाइज और अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस, पर ट्रस्टवर्दीनेस भी कोई ब्रांडिंग का ही पार्ट है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए वेबसाइट की ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कैसे इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है तभी मैंने आपको रीड करने के लिए बोला, इम्पोर्टेंट तो है ही हमारी रैंकिंग के लिए, है ना? तो कैसे, मतलब क्या आपने इसमें पढ़ा कि भाई मुझे क्या करना है? मेरा सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर मेरी एक वेबसाइट है और आई वांट टू इम्प्रूव माय रैंकिंग, तो ईट से मैं क्या समझ रही हूँ? मतलब ईट मेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या करूँ अपनी वेबसाइट में? मैम जितना भी ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। अगर वेबसाइट पे जो भी डिटेल का यूजर को एक्सपीरियंस के लिए जो भी यूजर को चाहिए वही डिटेल अपन प्रोवाइड करेंगे। और अगर अपन मिसगाइड करेंगे तो फिर अपनी रैंक मतलब लास्ट में ही होगी ये ईट एल्गोरिदम की वजह से। ठीक है, तो ओके, यही समझ में आया मैम। ठीक है राहुल, कोई नहीं, अपन इस पर और भी बात करेंगे, ठीक है, चलो गुड। सो एनॉल्ड, सो ईट पढ़ने का मुझे एक चीज समझा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक नीश होना चाहिए कि बिल्कुल आपको आर्टिकल किस चीज के ऊपर लिखना है, और स्पेसिफिक आर्टिकल होना चाहिए। ये नहीं बिल्कुल, कि आपने फाइनेंस के ऊपर वेबसाइट बनाया और आपने हेल्थ के ऊपर उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी। इसके है, अलावा जो आपने कंटेंट लिखा है वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, like किसी के वेबसाइट से उठा के कॉपी करके अपने पे डाल दिया तो ओके, गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। दैट इज नॉट अथॉरिटीनेस और एक्सपर्टीजनेस। और आपके सेंटेंस में एक कोर वर्ड्स होने चाहिए, लाइक अटेंटिव, मतलब अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए सेंटेंसेस पे, ओके, कि ये जिससे सारे यूजर। मतलब ये जो जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट एंड ऑल, ये जो आपने आर्टिकल पढ़ा उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी? नहीं, ये जो मुझे समझा है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि ओके, इस तरीके से वो फैक्टर्स को देखता है जिसमें आपको एक अथॉरिटीनेस मिलती है कि आपको मैं रैंकिंग कैसे दूं और आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूं। ट्रस्ट करने के लिए आपके कंटेंट्स वैलिड होने चाहिए, ठीक आपको है, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस नॉलेज का, तो ही यूजर्स को भी पढ़ने के बाद समझेगा। अगर उनको पढ़ के समझ नहीं आया कि ये क्या है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे बेसिकली। तो ओके, ईट ठीक का है, बोलना ये मतलब है कि अथॉरिटीनेस के लिए, एक्सपर्टीज के लिए आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि आप क्या लिख रहे हो, आपकी नीश क्या है, और इसके अलावा आपको क्या सामने वाले को कन्वे करना है कि मुझे क्या वेबसाइट पे डालना है। तो आपका जो नीश होना चाहिए वो बेसिकली कंटिन्यू होना चाहिए हर चीज के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपने ब्रेकआउट कर लिया, पहले में आपने लिखा कि मुझे फाइनेंस के बारे में लिखना था तो मैंने वेबसाइट पे फाइनेंस डाल दिया, अब नीचे में ठीक मुझे है, किसी ने बोला हेल्थ के बारे में भी डाल दो, वेबसाइट पर रैंकिंग हो जाएगी आपकी, तो हेल्थ मैंने इंक्लूड कर दिया। तो गूगल क्या करेगा, इस चीज को देखेगा, बोलेगा कि इसको सेंस ही नहीं है, वो क्या लिख रहा है, कुछ भी सेंसस टॉपिक्स पे लिख रहा है और ट्रैफिक गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बेसिस पे वो ईट क्या करेगा, बहुत सारी चीजों को वैलिडेट करेगा और ये बताएगा कि इसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, और इसके अकॉर्डिंगली उसको लो रेटिंग मिल जाएगी। अगर वो सिर्फ लिखता है एज एन एग्जाम्पल कि हेल्थ इन लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन कोई भी, फिर लिखता है आगे आगे में लिखता है फॉर मी, तो वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है कि कोई यूजर सर्च करेगा और वो उसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो उस तरीके से ईट जजमेंट करता है और आपकी वेबसाइट को रैंकिंग के लिए या तो वो बढ़ाएगा या तो घटा देगा डायरेक्टली। ओके, ठीक है नॉल, चलो गुड, ठीक है। सो थोड़ा सा बस ये था कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये अपने जो मैंने आर्टिकल आपके साथ शेयर किया है उसमें ये सारी चीजें नहीं है, बट आपने जो भी बोली है वो आपके अंडरस्टैंडिंग से आपने सही बोली है, ठीक है। चलिए, सो आगे अपने इस पर और बात करेंगे। अच्छा, अभी बताओ कौन रह गया? अविनाश, किरण, संदीप, हाँ जी। हेलो मैम। अविनाश, हैव यू रेड द आर्टिकल? हाँ मैम, मैंने पढ़ा। हाँ जी तो जहाँ अविनाश, तक मैं समझ पा रहा हूँ कि गूगल मोस्टली इस एल्गोरिदम से ये समझना चाहता है कि वो जो वेबसाइट है उसमें कंटेंट जो है किस तरीके से वहाँ पे फीड किया हुआ है। कहीं उसमें कोई जो भी जो राइटर है या जो ऑथर है वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स इन द सेंस कि वो नहीं, वो सेंटेंस में। आर्टिकल, मैं ये पूछा आपने आर्टिकल रीड हाँ किया है, हाँ उसमें जो मैम। पढ़ा है उससे थोड़ा सा आप मेरे को समझा सकते हो कि क्या है उसमें? बेसिकली उन्होंने बोला कि ये जो मतलब वेबसाइट जो है वो किसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, उसमें कंटेंट ओके, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब लोग उस कीवर्ड पे सर्च करेंगे तो क्या उनकी जो वेबसाइट है क्या उस कीवर्ड के अराउंड वो रिवॉल्व कर रही है, राइट, लोग कितना ओके, कितना टाइम उस पे स्पेंड कर रहे हैं।
क्या उनकी कंटेंट को वो लोग पढ़ रहे हैं कितना? ओके, हाँ मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके अविनाश। और कोई बताना चाहेगा, मतलब और जिसने भी आंसर नहीं दिया है, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू गेट इन्वॉल्व। अंकित, संदीप। हेलो। हाँ जी अंकित। हाँ, ये मैडम मैंने जो पढ़ा उसमें मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो आप नीश है आपका, जी, उसके रिलीवेंस से आपको काम करना है पहले तो। ओके जैसे उसका कंटेंट है, और किया जाता है कि कंटेंट इज द किंग। तो कंटेंट ओके आपको बहुत ही अच्छा रखना है। फिर है पेज क्वालिटी। तो पेज ओके क्वालिटी आपको मेंटेन करना है। और जो भी आप कंटेंट रखते हो, वो कंटेंट आपका ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका पेज पे आता है रीड करने के लिए। और ठीक है, आपके पेज पे रिव्यू होने चाहिए, मतलब उसके के जो आया पढ़ने के लिए उसको कैसा लगा, उसको क्या मिला, ठीक है, उसके हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, और आप जो ठीक उस है, साइट पे जो लिख रहे हो उसमें कोई ना कोई चीज आप मेंशन कर रहे हो, तो वो चीज को आप कोई अथॉरिटी साइट से मेंशन करो, मतलब जो हम बोलते हैं आउटबाउंड लिंक, उसके ठीक है, हिसाब से करो, जिस हिसाब से वो क्वालिटी वर्दी हो सके। ठीक है, ओके, चलिए गुड, ठीक है। सो अब थोड़ा सा ना इसको और अच्छे समझते हैं। चलो एवरीबॉडी, इसी तरह से मतलब आई वांट कि आप अपना थोड़ा रीडिंग हैबिट भी अच्छा कीजिए, जिससे कि इस तरह की चीजों को ना हम समझ पाए। अभी जैसे ये जो मैंने कंटेंट यहाँ पर उठाया है ना, ये बेसिकली गूगल ने ही रिकमेंड किया है, ठीक है, कि गूगल की जो कोर अपडेट है उसके बारे में क्या पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये 2019 का ब्लॉग है, ठीक है। इसको मेडिक नाम दिया, वो एसईओ एक्सपर्ट्स ने ही दिया। और यहाँ पर गूगल ने कुछ बोला है कि हियर आर फ्यू आर्टिकल रिटन बाय थर्ड पार्टी हु शेयर हाउ दे हैव यूज्ड गाइडलाइन एज एडवाइस टू फॉलो। सो मैंने आपको ये जो फर्स्ट आर्टिकल सजेस्टेड था ये दिया है, ये आप साइट देख सकते हो, दिस इज रन बाय developers.google.com। ये बहुत ही अच्छा टूल है। यहाँ पर ना आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन वो तभी वो हो पाएगा जब आप इनको रीड करोगे, ठीक है। काफी अच्छा इसमें जो है कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन जितनी भी अभी वो आई है, मतलब एल्गोरिथम्स आई हैं, उनको हम समझेंगे। लेकिन फ्यूचर में कुछ भी चेंज होता है और आप देख रहे हो कि आप जो भी काम कर रहे हो वो काम नहीं हो रहा है, मतलब जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो ना गूगल पर, वो चीजें काम नहीं कर रही है, तो आपको समझ में आता है कि यार कुछ ना कुछ गूगल ने चेंज किया है, ठीक है। और वहीं से ही हम ये रीड करना जो है शुरू करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे थे ईट, ठीक है। और आपने अगर किसी ने भी सिंसियरली आर्टिकल को पढ़ा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है चलो देख के बता देंगे, सिंसियरली जिसने पढ़ा है उसने एक और वर्ड नोटिस किया होगा, दैट इज YMYL, दैट इज योर मनी योर लाइफ, ठीक है। ये वर्ड भी यूज किया है। तो योर मनी योर लाइफ मतलब कि आपका जो पैसा है, आपकी जो लाइफ है, यानी योर हेल्थ, उसको गूगल की वजह से कोई भी नुकसान ना पहुंचे, ये गूगल का एम है, ठीक है। वैसे योर मनी योर लाइफ जो है ना, ये एक स्लैंग लैंग्वेज में वर्ड है, मतलब जैसे जो कह सकते हो कूल डिक्शनरी होती है ना, वो है। लेकिन गूगल ने इसका फन में थोड़ा सा यूज किया है कि भाई योर मनी योर लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचनी चाहिए, ना आपका पैसा इधर उधर होना चाहिए, ना ही आपकी लाइफ के साथ कुछ खिलवाड़ होना चाहिए गूगल की वजह से। अब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। आपको पता है गूगल ना बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था इस चीज के बारे में कि यार मेरे को जैसे हेडेक है, मुझे हेडेक है और मैं गूगल पर सर्च करती हूँ दैट आई हैव दिस हेडेक फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स एंड हाउ आई कैन ट्रीट दिस और व्हाटएवर। और जैसे ही मैं आर्टिकल उठाती कोई भी, मतलब जैसे गूगल पर सर्च करने के लिए वहां पर लिखा होता है दैट आई माइट हैव ब्रेन कैंसर, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, तो गूगल पर बहुत ज्यादा मजाक भी बना था इसका, मीम्स भी बना था कि ठीक है, आई हैव माइनर हेडेक एंड गूगल सेज दैट आई एम गोइंग टू डाई, ठीक है। सो बेसिकली ये लोग क्यों करते थे, जिससे ना मैं अट्रैक्ट हूं उन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनको भी क्या चाहिए सर, ट्रैफिक चाहिए। और एक चीज होती है, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डूम स्क्रोलिंग, ठीक है। डूम स्क्रोलिंग का मतलब होता है कि हम लोग ना नेगेटिव न्यूज की तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी नेगेटिव न्यूज होगी, किसी का कुछ ऐसे, मतलब ये समझ लो कोई क्राइम हुआ है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई मेरे को अगर वर्स्ट चीज है, तो मैं उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, लोग क्या करने लगे अब अपने आर्टिकल्स में, हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स में कुछ इस तरीके की शॉकिंग टर्म्स डालने लगे दैट यू माइट हैव कैंसर एंड दिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो गूगल ने क्या किया कि भाई क्यों आप बता रहे हो किसी को, क्यों आप किसी को मतलब आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या आपके पास अथॉरिटी है कि आप किसी को ये बोल दो कि आपको कैंसर है। आप मुझे बताइए, सिंपल सा लॉजिक समझते हैं, आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड को लेट्स से हेडेक हो रहा है,
क्या आपके पास अथॉरिटी है उसको डायग्नोस करने की, उसको ये बताने की कि भाई तेरे को कैंसर नहीं है ना? सो फिर वेबसाइट्स पर भी ये चीज देखी गई, वेबसाइट को भी आप एक पर्सन की तरह समझो, एक पर्सन जो आपकी लाइफ के बारे में आपको एडवाइस कर रहा है, एक पर्सन जो आपकी हेल्थ के बारे में आपको एडवाइस कर रहा है, आपकी मेडिकल कंडीशन के बारे में आपको एडवाइस कर रहा है, या फिर दूसरा एंड पर देखें तो आपकी मनी के बारे में आपको ये बता रहा है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, कौन सा शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पर्सन आपको ये सारी चीजें बता रहा है। लेकिन उसकी खुद की अथॉरिटी क्या है? क्या वो आपको ये गाइडलाइन देने के लिए, क्या आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्या उस पर्सन के पास अथॉरिटी है? क्या वो एक्सपर्टीज है उसके पास, या फिर क्या उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं इस तरह के कंटेंट के लिए? तो इस चीज को समझते हुए गूगल ने ये एल्गोरिथम बनाई। जैसे मेन एल्गोरिथम का नाम था मेडिक, लेकिन उसके अंदर गूगल ने ईट की बात की, और अभी थोड़े टाइम पहले जो 2021 में काफी सारी एल्गोरिथम्स में गूगल ने ईट की बात की। तो ईट में मतलब सिंपली है कि अपनी वेबसाइट को, अब इसको थोड़ा सा एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अभी तक तो हमने समझा कि भाई गूगल ने अपनी ऑडियंस के लिए एक एल्गोरिथम निकाली कि जिससे उनको अच्छा कंटेंट मिल सके, ऐसा कंटेंट जिसकी एक्सपर्टीज हो, अथॉरिटी हो, ट्रस्ट हो। लेकिन अब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर मेरी वेबसाइट है और मुझे गूगल को प्रूव करना है कि भाई मेरे पास ईट है जिससे कि वो मेरी रैंकिंग को अच्छा कर सके, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए सबसे पहले मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ, जैसे कुछ हिंट्स हैं जो हम देते हैं कि भाई ये चीज आप ऐड कीजिए। ऑथर डिस्क्रिप्शन, आपने कोई ब्लॉग लिखा, उसका ऑथर डिस्क्रिप्शन लिखो, भाई दिस थिंग इज सजेस्टेड बाय दिस पर्सन, ठीक है, और ये पर्सन कौन है? जैसे आपको मेडिकल एडवाइस दे रहा है तो ऑब्वियस बात है ये पर्सन जो है एक डॉक्टर है, ठीक है। या फिर जैसे अब कई बार आप सोचोगे कि अब इसके लिए क्या मेरे को डॉक्टर बनना पड़ेगा? अगर मैं कुछ मेडिकल पे मान लो कुछ आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, वैसे तो वो रैंक ही नहीं करेगा, मैं आपको चीज बता रही हूँ, इफ यू आर नॉट इनटू दिस इंडस्ट्री और आप कोई एडवाइस कर रहे हो विदाउट एनी ऑथर डिस्क्रिप्शन, तो ऑब्वियस बात है वो ईट के खिलाफ जाएगा, ईट के अगेंस्ट जाएगा, तो वैसे भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। बट स्टिल अगर आप कुछ जनरल एडवाइस दे रहे हो, जैसे कि हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट, आपने देखा होगा ना कि लोग वो फिटनेस के लिए लोगों को वो करते हैं कि भाई ऐसे करोगे तो आप फिट रहोगे, ये फूड आपको खाना चाहिए, वेट लॉस के लिए ये चीज ट्राई करो, तो वो चीज का ऑथर डिस्क्रिप्शन कि ये किसने लिखा है आर्टिकल, मैंने लिखा है, और मैं कौन हूं, जैसे कि मैं इतने साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मैंने इतने टाइम से जो है इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, मैं XYZ मेरे पास डिग्री है, जिस वजह से मैं आपको बता पा रही हूँ कि आपको ये चीज करनी चाहिए। ओके, अब ये तो पहली सिचुएशन होगी कि हम उस पर्टिकुलर नीश के हैं। अगर हम नहीं है तो आप यहाँ पर क्या दोगे? रेफरल दोगे कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ ना, इसका रेफरेंस लेट्स से इस पर्टिकुलर पेज पर कि WHO का ये पेज है, यहाँ पर पढ़ा है, मैंने वहां से आपको बताया है। तो क्या क्रिएट हुआ? एक अथॉरिटी, एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ। गूगल को भी पता चला कि हाँ भाई ये जो बंदा बता रहा है या तो इसके पास एक्सपर्टीज है, या फिर ये पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं हम कि इसने एक अच्छे सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो जहां से भी आपने कंटेंट उठाया है उसके साथ ऑथर डिस्क्रिप्शन, और अगर आप उसको लिखने के एक्सपर्टीज नहीं हो तो आप रेफरल दो कि भाई मैंने कहां से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसके साथ में जो आपकी कस्टमर की रेटिंग होती है, जैसे मतलब कोई भी ब्लॉग है उस पर मेक श्योर करो कि कुछ ना कुछ रेटिंग वाला पार्ट हो कि आपको लोगों ने कितनी रेटिंग दी है, ठीक है। उसके अलावा अपने डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपनी वेबसाइट के साथ में लिंक करना, ठीक है, जिससे कि हमारी वेबसाइट की एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट एक बने कि भाई ये वेबसाइट स्पैमी नहीं है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स। सो अगेन ये कुछ क्रैक्स हैं जो हमने निकाले हैं कि हाँ भाई ईट को आप इस तरह से ले सकते हो, अदरवाइज देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, और जब हम वो ऑन पेज करेंगे तो इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज what eat is about, ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा आपका आइडिया क्लियर हुआ होगा। बाकी ना और इसको आराम से फुर्सत से क्लास के बाद में और अच्छे से पढ़ना है इस आर्टिकल को, और आपको कोई नई चीज मिलती है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी एल्गोरिथम आई 2019 में, दैट वाज BERT। BERT जो थी वो गूगल की अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट सर्च इंटेंट। अगेन यहाँ पर सर्च इंटेंट पे फोकस किया गया, और यहाँ पर अगेन LSI कीवर्ड्स पर जोर दिया गया। LSI कीवर्ड्स, वैसे इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। LSI कीवर्ड्स इज बेसिकली रिलेटेड कीवर्ड्स। जब कीवर्ड रिसर्च आपका शुरू होगा तब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। यस किरण।
मैम आप बोल रहे थे कि जो 8 वाला है वो तो अगस्त 2019 में वो अपडेट हुआ है ना, तो हाँ जी 2018 में फिर क्या हुआ? नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। 2000 कौन सा वाला, ये वाला? नहीं जो 8 वाला बोल रहा हूँ। हाँ हाँ 8 वाला, हाँ वो तो अगस्त में लॉन्च हुआ है ना, 2019 में हुआ है वो। मतलब आप आर्टिकल की बात करो, आर्टिकल हाँ बाद में आर्टिकल। लिखा गया है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन एज इन जो वेबसाइट को जो डाउनग्रेड होने लगी, और स्पेशली वो वेबसाइट, अब देखो ये जो आर्टिकल है ना गूगल बाद में लिखता है, पहले वो एक्शन अच्छा। लेता है फिर आर्टिकल बाद में लिखता है। पहले वो एक्शन लेगा, पहले हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ चेंज हुआ है, कि जैसे फाइनेंस, हेल्थ, मेडिकल, इस तरह से जो रिलेटेड वेबसाइट थी ना उनकी डाउन रैंकिंग होने लगी, तब लोगों को रियलाइज हुआ यार कुछ चेंज हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ आया है। अब जैसे अर्थक्वेक पहले आता है या फिर आर्टिकल पहले लिखा जाता है उस अर्थक्वेक पर, न्यूज पहले आती है या फिर अर्थक्वेक पहले आता है? ओके। है ना, तो पहले आता है अर्थक्वेक, पहले गूगल एक बार साफ कर देता है सब कुछ, ठीक है, और फिर उसके बाद में बताता है कि भाई देखो हमने ये किया है, इसलिए किया है, तो इस चीज को फॉलो करो नहीं तो तुम्हारी वेबसाइट भी चली जाएगी। मैम वो जो आया वो भी 1 साल के बाद आया ना, टाइम लग गया काफी। हाँ मतलब ऑब्वियस बात है, गूगल को भी तो टाइम लगा, उसने एकदम से थैनोस थोड़ी ना है कि चुटकी बजाई और सारी वेबसाइट वैनिश हो गई, उसने भी रीड किया, समझा कि भाई क्या है, किस वेबसाइट को हमें डाउनग्रेड करना चाहिए, किसको नहीं डाउनग्रेड करना चाहिए, उसको भी टाइम लगा। तो इट टेक्स टाइम, ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको अप्लाई होने में भी टाइम लगता है। ओके। ठीक है, ओके चलिए, तो ये बर्ट आई, तो बर्ट में भी एलएसआई कीवर्ड्स पे फोकस किया गया, और वेल कंस्ट्रक्टेड कंटेंट, कि कंटेंट अच्छा होना इज अ डिफरेंट थिंग, ऑब्वियसली कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, और कंटेंट आपका वेल कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। पहले हम क्या कर रहे थे, कहीं भी कुछ भी कीवर्ड डाल रहे हैं, कहीं भी कोई भी एंकर टेक्स्ट डाल रहे हैं, यहाँ पर गूगल ने हमें समझाया कि ऐसे नहीं होता, आप थोड़ा जहां पर जरूरत है वहां पर एंकर टेक्स्ट डालो, जहां पर जरूरत है वहां पर कीवर्ड आपका होना चाहिए, और ओवर स्टफिंग नहीं करनी है। तो जब इसका ऑन पेज का अपन बेसिकली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तब हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे, बट इस एल्गोरिथम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 2019 में ये एल्गोरिथम आई, उसके बाद में थोड़ा सा 2022 में कोर अपडेट आई। अभी जो कोर वर्ड आप सुनते हो ना, कोर का मतलब है मेजर चेंज, क्योंकि छोटे मोटे चेंज तो आते रहते हैं, लेकिन कोर का मतलब होता है बहुत ही मेजर चेंज, मतलब एकदम एल्गोरिथम जो है बिल्कुल चेंज हो गए। ठीक है, तो इसमें अगेन गूगल ने हमें ईट के बारे में थोड़ा सा सिग्नल्स दिए, ठीक है, और यहाँ पर हमारे बेसिकली यूजर डेटा कंटेंट फैक्टर्स पे फोकस किया गया, मतलब हाई क्वालिटी कंटेंट पर फोकस किया गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजों पर वापस से जोर डाला गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा जिस बारे में, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर भी जैसे थोड़ा सा सब फीचर चेंज किए गूगल ने। आपने नोटिस किया होगा कि पहले का जो सर्प हुआ करता था, जब आपने गूगल फर्स्ट टाइम यूज करना शुरू किया था, तो सर्प कैसा होता था? सर्प इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्प पर सिंपली एक आप कुछ भी सर्च करते थे, उस पर आपको रिजल्ट मिलते थे, एक वेबसाइट मिलती थी, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता था, अगेन एक और पेज होता था, उसका डिस्क्रिप्शन होता था, अगेन पेज होता था, डिस्क्रिप्शन होता था। फिर धीरे धीरे वो सब जो है एडवांस होता गया, जैसे उसमें इमेज का अलग से सेक्शन आ गया, फिर धीरे धीरे उसमें न्यूज का सेक्शन आ गया, शॉपिंग का हो गया। आज के टाइम का सर्च आप देखोगे तो कितना ज्यादा एडवांस है। आप सर्च पे कुछ भी सर्च इंजन पर टाइप करो, आपको बहुत ही यूनिक तरीके का सर्च दिखेगा। कहीं आपको कुछ ऐसे कार्ड्स दिखेंगे, कहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखेगी, इमेजेस दिखेंगी, वीडियोस दिखेंगी। ठीक है, सो सर्च के फीचर्स को इम्प्रूव किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी जैसे हमारे स्कीमास की बात की, अब ये क्या होता है इसके लिए हम टेक्निकल एसईओ में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें समझनी है, और वो है कि अभी तक जितनी भी अपडेट्स आई हैं, और मैं कहूंगी 2021 2022 की कोर अपडेट्स हैं, उनमें क्या चीज समझने वाली थी और किस चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ये चीज हम समझेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली 2021-22 में बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन उनको मैंने इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरीज में मतलब यूं समझ लो कि आपको करना क्या है उस एल्गोरिथम को फॉलो करने के लिए, तो ये सारी चीजें करनी है। सबसे पहले यूजर इंटेंट, यहाँ पर हम कि सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करना कि कीवर्ड क्या है हमारा, इस चीज पर भी फोकस करना है कि डिफरेंट जो लोग हैं, बेसिकली हमारे जो यूजर है उसका इंटेंट क्या है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करने का। और यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे एलएसआई कीवर्ड पर, मतलब रिलेटेड कीवर्ड्स पर। इसको और अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट इज यूजर एक्सपीरियंस। एक पर्सन आपकी वेबसाइट को लेट्स से एक पर्सन अगर आपकी वेबसाइट पर आता है और उस वेबसाइट पर लेट्स से
उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उसका फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का पेज लोड टाइम कैसा रहता है, उस पर्सन को आपकी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज नेविगेट होने में क्या आसानी रहती है, क्या इजीली आपके लिंक्स मिल जाते हैं उसे, ये सारी चीजें यूएक्स में काउंट होती हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस पे गूगल ने फोकस किया। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है गूगल की जो ऑडियंस है ना उसे खुश करने में। अगर आपने उसको खुश कर दिया ना तो अल्टीमेटली आपका जो रैंकिंग है वो अपने आप बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज ईट पर हम फोकस करेंगे। ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अच्छा करने के साथ साथ एसईओ को अच्छा करने के साथ साथ मेक श्योर करेंगे कि हमारी वेबसाइट में एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट भी शो हो। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं ये भी हम बात करेंगे। सर्च एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेबसाइट के अंदर कंटेंट अच्छा है, वेबसाइट का एसईओ कर लिया, हो गया काम, नहीं। वो वेबसाइट सर्च इंजन पर शो कैसी कर रही है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर कैसी शो कर रही है, इस पर भी फोकस करेंगे। जैसे आज आप गूगल पर कुछ भी सर्च करोगे, कोई भी कीवर्ड टाइप करते हो तो आपको कई सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको कुछ स्कीमास मिलेंगे, आपको कुछ कह सकते हो डिफरेंट पेजेस मिलेंगे, कुछ आपको इमेजेस मिलेंगी। तो वो सर्च एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव करना जरूरी है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगी, बट इसके लिए हम स्ट्रक्चर डेटा का यूज करते हैं जो कि आप टेक्निकल एसईओ में समझोगे। नेक्स्ट ऑब्वियसली बात है क्वालिटी एंड अपडेटेड कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट तो हो ही, लेकिन उसके साथ में अपडेटेड भी हो। मान लो अगर आपका कोई ऐसा नीश है जिसमें आप रेगुलरली आपको कंटेंट चेंज करने की जरूरत है, तो कंटेंट चेंज करते रहो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो क्वालिटी कंटेंट एंड अपडेटेड कंटेंट पर ध्यान देंगे, टाइम टू टाइम आपका कंटेंट अपडेट होता रहे। उसके अलावा पैसेज रैंकिंग। पैसेज रैंकिंग बेसिकली कि मान लो आपका एक वेब पेज है, उस वेब पेज पर आपने डिफरेंट लेट्स से आर्टिकल्स डाले हुए हैं, डिफरेंट पैसेजेस डाले हुए हैं। आप पहले क्या होता था कि भाई एक हमारी जैसे पेज है, मान लो एक हमारा पैसेज है, अगर वो रैंकिंग उसकी हाई हो गई, वो पैसेज अगर मान लो अच्छा चल गया, तो उसकी वजह का उसका फायदा इन सारे पैसेजेस को भी मिलता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका एक पोस्ट, एक जो पर्टिकुलर आर्टिकल अगर रैंक कर रहा है तो उसका फायदा इनको भी मिलेगा। हर पैसेज की, हर आर्टिकल की अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी, अलग अलग उसकी रैंकिंग डिसाइड होगी। ठीक है, उसके अलावा अबाउट दिस रिजल्ट, तो इसकी जो बात है मैं आपको अभी इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। अभी मैं आपको सब पर ही जाकर बताऊंगी कि ये क्या है। ऑब्वियसली बात है मोबाइल यूजेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गूगल पर आज जितना ट्रैफिक आ रहा है उसका 70% अप्रोक्सीमेटली मोबाइल से आ रहा है। तो गूगल चाहेगा कि आपकी वेबसाइट सिर्फ अच्छी ना हो, बल्कि मोबाइल पर, अगर मोबाइल फोन पर कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो वहां पर भी वो वेबसाइट अच्छी हो। एंड नेक्स्ट थिंग है मम इज MUM। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। आपको इस मम अपग्रेड के बारे में, इस अपडेट के बारे में आपको पढ़ के आना है और मुझे बताना है, और फिर कल हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। बाकी मैं आपको सबका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सब पर चल के। ठीक है, सो ये पढ़ के आओगे मम MUM। ओके, ठीक है, सिंपली टाइप करना मम SEO, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, सो मैं आपको अबाउट दिस रिजल्ट के बारे में बता रही थी, एंड थोड़ा सा हम सर्च एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सब पर चलते हैं। ओके, जैसे कि आई टाइप समथिंग लाइक रिलेटेड टू केक रेसिपी। ठीक है, ये मैंने टाइप किया। देखो पहले क्या हुआ करता था, मतलब पहले का मतलब है अगर मैं बात कर रही हूँ लेट्स से 5, 6, 7, 8 साल पहले की, जब गूगल नया नया आया था, इस तरह से रिजल्ट दिखते थे। देखो इस तरीके से ये वेबसाइट दिखती थी, ये उसका URL दिखता था, ये उसका डिस्क्रिप्शन दिखता था, ऐसे और ऐसे ही हमारे ये पूरे फिल होते थे। लेकिन अभी आप सब देखो तो चेंज हो चुका है। सबसे पहले वीडियोस देखी, क्यों? इसलिए देखिए क्योंकि केक रेसिपी की कैटेगरी में ज्यादातर लोग वीडियोस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में पीपल ऑल्सो आस्क कि अच्छा आप ये पता कर रहे हो, तो फिर आप हो सकता है इनमें से भी आप कुछ पता कर रहे हो, तो यहाँ पर हमारा कंटेंट कैसे आए। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंटेंट, ये हमारी वेबसाइट दिखे यहाँ पर, इसके लिए हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसके अलावा ये क्या है, ये हमारे कार्ड्स बोलते हैं हम इनको, होवर कार्ड्स इस तरह से दिख रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली नहीं आते, ये हम लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो आप टेक्निकल एसईओ में समझोगे। ये रेटिंग दी हुई है कि अच्छा ये आपको केक बनाना हमसे सीखिए, हमारी वेबसाइट पर क्लिक करो, एंड इस पर को इतनी रेटिंग दी हुई है, इतने इस पर रिव्यूज हैं, मेन जो इंग्रेडिएंट चाहिए आपको वो ये है, और इस पेज पर आपने लास्ट विजिट किया था इस पर्टिकुलर टाइम पे।
यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इस डिश को बनाने में आपको 50 मिनट्स लगेंगे। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली नहीं आई है, ये हमने बताई है गूगल को कि आप इसको शो कीजिए। तो गूगल की जो सर्च एक्सपीरियंस वाली चीज है उसको हम हेल्प कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपका सर्च एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है, हम करेंगे, हम है आपके लिए बेस्ट। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं खुद को। यस अंबिका। मैम जो रेटिंग्स है ये वर्डप्रेस की वेबसाइट में बस लगा सकते हैं ना मैम रेटिंग्स नहीं, को? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपन किसी भी वेबसाइट में लगा सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज की वेबसाइट में। हाँ हाँ सबके उसमें लग सकती है। और कैसे लगाते हैं बस वो आपको आना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, उसकी अपन थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वेट मतलब एज इन जब हम टेक्निकल एसईओ करेंगे तब ये चीज को समझेंगे। ओके, सो उसके अलावा एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप किसी भी पर्सन के बारे में सर्च करो, जैसे कि मैंने सर्च किया स्वामी विवेकानंद, तो आप उनके बारे में सर्च कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ये विकिपीडिया खुला और विकिपीडिया के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब जो ऑलरेडी इस वेबसाइट में। ये देखो गुरु कौन थे, दिस, इस पर क्लिक करके मैं इस वाले पेज पर जा सकती हूँ। रिलीजन था ये, फिलोसफी थी ये, फाउंडर थे इसके। फिर उसके बाद में ये व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, सब चीजें उनके बारे में लिखी आ रही है। इसे हम, ये जो है हमारा, ये भी हमारा एक स्निपेट है। ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, हम लगाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे WH क्यूबटेक आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके अलावा WH क्यूबटेक के ये, इसको हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं, ये कैसे आए हैं ये हम लगाते हैं। उसके अलावा ये जो पेज यहाँ पर आया है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है कि गूगल पे हमारी कितनी रेटिंग है, सॉफ्टवेयर कंपनी इन जोधपुर राजस्थान है, एड्रेस दिया हुआ है। मैम ये तो गूगल माई बिजनेस का पेज है ना मैम? नहीं, ये गूगल माई बिजनेस का पेज नहीं है। ओके मैम, गूगल माई बिजनेस का पेज ये होता है। ओके मैम, तो कैसे दिस वन, ये है। ओके ओके, ये होता है गूगल माई बिजनेस का पेज। दिस इज नॉट गूगल माई बिजनेस का पेज। ये स्कीमास से लगते हैं, स्ट्रक्चर डेटा से लगते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं ये हम सब समझेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें, मतलब सर्च एक्सपीरियंस को। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको रैंकिंग अच्छी करनी है ना, एक चीज पर फोकस करो। किस चीज पर फोकस करो? गूगल की हेल्प करने में। उसको बोलो कि आपको क्या करना है, आपको सर्च एक्सपीरियंस अच्छा करना है, हम करके देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, गूगल आपकी रैंकिंग बढ़ाएगा। आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना है, हम करके देंगे। ठीक है, मतलब गूगल आपको कोई भी इंडिकेशन दे, आप बोलो मेरे को सब पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, बस आपकी रैंकिंग अच्छी, बस इतनी चीज पे ध्यान देना है। ओके मैम, ये WH क्यूबटेक का विकिपीडिया का पेज नहीं बना फिर? नहीं, क्यों? विकिपीडिया तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है मैम, सभी का पेजेस बना सकते हैं ना विकिपीडिया का? नहीं, बट जरूरत क्या है? ओके, नहीं, वैसे वहां पे बैकलिंक्स हमें आए हुए हैं, बट ऐसे कोई मतलब अनटिल अनलेस आपको वैसा आपको नहीं लगता कि एक, हाँ एक कुछ आइकॉनिक कोई चीज नहीं हुई है, अदरवाइज ऐसे वैसे भी विकिपीडिया भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो चुका है। ओके मैम, पर सबका बना सकते हैं ना मैम विकिपीडिया का पेज? नॉट सबका बना सकते हो आप, ऑब्वियसली आप जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसके पास अगेन वो ईट वाली चीज आ जाती है। और दूसरा कुछ आइकॉनिक होना चाहिए, उतने लेवल की ब्रांड होनी चाहिए। ओके मैम, ठीक है, यस मैम। सो इसकी हम बात कर रहे थे, और एक मुझे बात करनी थी अबाउट दिस रिजल्ट की। ठीक है, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये रीसेंट चेंज हुआ है। रीसेंट मतलब कुछ 5-6 महीने पहले ये चीज आई है। लेट्स से आई टॉक अबाउट, जैसे मैं एक सिंपल सा कीवर्ड जो है ना टाइप करती हूँ, एनीथिंग व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, चलो ये तो हमारा ऑब्वियसली बात है डिक्शनरी वाला पार्ट आ रहा है। यहां से देखते हैं, आप लोगों ने हो सकता है नोटिस नहीं किया हो, बट अभी नोटिस करना, ये यहाँ से रिजल्ट चालू हो रहे हैं, यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये हमें अबाउट दिस रिजल्ट बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये क्या है। ये जो वेबसाइट है इसके बारे में अबाउट दिस पेज की फर्स्ट इंडेक्स हुई थी गूगल में जुलाई 2018 में। और इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो आपकी साइट सिक्योर है, ये भी आपको बता रहा है। तो इस वेबसाइट पर बिना क्लिक किए आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं है, या फिर इस वेबसाइट के बारे में ये जैसे पेज है। तो यहाँ पर देखो कि कंप्यूटर होम वाज फर्स्ट इंडेक्स बाय गूगल मोर देन 10 years ago, 10 साल पहले ये वेबसाइट जो है आई थी, और अगेन ये सिक्योर है। ठीक है, उसके अलावा ये देख सकते हो, वैसे ना ये अभी बीटा में है, ये जो अबाउट दिस रिजल्ट है ना ये बीटा में। बीटा का मतलब होता है कि गूगल अभी ट्राई कर रहा है कि भाई ये चीज कैसे काम करती है, अगर अच्छी लगी तो इसको हम परमानेंटली रख देंगे। कोई भी चीज गूगल नया फीचर ऐड करता है ना तो पहले बीटा में करता है। ठीक है, तो ये जो चीज है हमारी, दिस इज व्हाट वी कॉल दिस। तो ये देखो, ये जैसे विकिपीडिया का जैसे पूरा सोर्स ही दिया हुआ है। ओके,
ये अबाउट दिस रिजल्ट पेज ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो मतलब चीजें जो है ना चेंज होती रहती हैं गूगल में। सो अभी मुझे बताइए इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये हमारी कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स थी, तो ये हम आगे मूव करेंगे। जी, या फिर हम क्लियर हैं, आगे मूव कर सकते हैं? यस मैम। मैम जो स्कीमास वगैरह बताया था वो आप बताएंगे ना, मतलब कैसे लगाना है हाँ वेबसाइट? भाई, ऑब्वियसली पूरे कोर्स में करेंगे क्या और। यस मैम, ओके। ठीक है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके भी देखेंगे। ठीक है, सो एक काम करो, टेक लाइक 5 मिनट्स ब्रेक, पानी वगैरह पियो। ठीक है, थोड़ा सा लाइक मैं भी थोड़ा आई विल हैव सम वाटर। 5 मिनट्स में वापस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कनेक्ट मतलब वापस से मैं आती हूँ। ओके, जस्ट 5 मिनट्स। आप लोग भी पानी वगैरह पीजिए। हेलो। हाँ जी, यस और नॉट। आई एम सॉरी, मेरे को लगा आवाज चला क्या करके। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आप वी वर लाइक ऑन 5 मिनट्स ब्रेक, बट कोई नहीं। हाँ जी, एनॉल्ड कुछ पूछना है आपको? मुझे ना वो जैसा आपने दिखाया स्कीमा के ऊपर, सर्फ के ऊपर बेसिकली, हाँ हाँ। जो आप कह रहे थे ना कि वो गूगल का नहीं है डिस्प्ले में साइड में, वो स्कीमा के थ्रू लगता है। हम्म। बट वो तो मैंने गूगल माई बिजनेस में जाके अपलोड किया सब डिटेल्स, उसके कुछ लगभग एक या 2 महीने के बाद फिर मुझे वो डिस्प्ले दिखना चालू हो गया था साइड में। सो इज इट बिकॉज वो आप स्कीमा ऑटोमेटिकली बैकएंड में लग गया था इसकी वजह से? देखो, जैसे ये है ना, ये जो यहाँ पर आया है, ये जो मैप लगा है यहाँ पर, ये जो फोटोज है ना, ये गूगल माई बिजनेस है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, उसके अलावा ये सारी जो चीजें आई हैं, ठीक है, ये मतलब कई बार ऐसा होता है कि गूगल जो है ना रैंडमली पिक कर लेता है कि अगर मान लो जैसे गूगल माई बिजनेस पर आप एक्टिव हो तो वहां से ये रैंडमली पिक कर लेता है। लेकिन जैसे मान लो अगर मेरी नई वेबसाइट है, आई जस्ट स्टार्टेड, तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली नहीं वो पिक कर पाता, तो इसके लिए हम उसको स्कीमा देते हैं। जैसे ये समझ लो 100% में से कुछ 1 या 2% टाइम जो गूगल है वो रैंडमली पिक कर लेता है ये वाला इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको भी तो करना है ना, उसको भी तो अपना सर्च एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है। तो स्कीमा तो हम इसलिए लगा रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको मतलब एक्सपीरियंस आपका इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है नॉट? तो बहुत सारे केसेस में ऐसी जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक वेबसाइट है, क्योंकि मेरा ये डिटेल्स ना ऑटोमेटिकली पिक हो गया था 3 महीने के बाद। दिस वन, ये वाला कह रहे हो आप? नहीं नहीं, जो पीछे वाला जो गया वो, ये वाला ना, हाँ तो ये बेसिक तो हो ही जाएगा हमारा, जैसे एड्रेस और ये वाली चीज। हाँ आई एम वो टॉकिंग मेरा अबाउट दिस ऑल द इंफॉर्मेशन। नीचे वाले जो है वो हाँ जी, प्रोफाइल वगैरह। ओके हाँ जी, वो सारी चीजें। तो वो पूरा स्कीमा आपका इतना नहीं लिया होगा, आपकी वेबसाइट बताइए तो अपन चेक कर लेंगे एक बार। अभी तो फिलहाल बंद है, बट यू कैन स्टिल सर्च opsell.com। व्हाट कैन यू स्पेल? OPS OPS sell SELL SELL। LL। ओके, इज इट राइट? यस, एक और एक S आएगा उसमें। ओके, एक और OPSS।
ठीक है, ये तो नहीं optional नहीं, है। एक सेकेंड, आई थिंक वो कुछ और नाम से पिकअप कर लिया उसने अभी। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। इसमें भी एक थोड़ा सा इशू हुआ था मेरा, अलग टाइप से लेता है वो। मैं पता है इसमें मेनली मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे जब भी हम डोमेन नेम हाँ लेते हैं ना, तो उसके उस डोमेन नेम की रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज माय एडवाइस फॉर ईच वन ऑफ यू। कोई भी डोमेन लो ना, उसकी पहले रिसर्च करो कि यार जब कोई पर्सन उस ब्रांड को, मतलब डोमेन नेम ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पर .com लिख के टाइप करूंगी opsal.com ब्राउजर पर तो खुलेगी वेबसाइट, लेकिन जब कोई गूगल पर मान लो नेविगेशनल कीवर्ड टाइप करता है तो उससे क्या रिजल्ट दिखता है। अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली सही कर रहा है, मतलब करेक्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं प्रीवियस बैच, आवाज नहीं आ रहा। यू कांट हियर मी? यस एंड नॉट? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी। क्या किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है? तो हम ये कंफर्म कर लेंगे किसके साइड से प्रॉब्लम है। ओके अभी आवाज आ रही है। ओके ठीक है, तो एनॉल्ड आपकी साइड से तो कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, सो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले, मतलब आप लोगों का बैच शुरू हुआ है, इससे पहले एक और बैच चल रहा था, ठीक है, 5 to 7 SEO। उसमें एक पर्सन का पता है क्या प्रॉब्लम था उसका, मतलब उसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसका ना ये था, नेम जो था, इट वाज दिस, इट वाज पुस्तकशाला, नॉट पुस्तकशाला। अब उसने ले लिया बंदे ने कि भाई ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है ये, गूगल ने ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर दिया, क्योंकि गूगल के लिए पुस्तकशाला कुछ है ही नहीं। सो जब भी डोमेन लो ना, तो यहाँ पर सर्च करो, थोड़ी सी रिसर्च करो कि यार पहली बात तो ये कि कोई और एग्जिस्ट करता है या नहीं करता सेम, लेकिन ये भी फोकस करो कि भाई जब गूगल पर कोई हमारा ब्रांड नेम टाइप करेगा तो उसे क्या रिजल्ट दिखेगा, कैसा दिखेगा। ठीक है, मैंने तो एक्चुअली लिया है इसी बेस पे कि मेरा है ऑप्सेल, यानी लाइक उसका 2 मीनिंग है बेसिकली। इट्स लाइक ऑप्स सेल, मतलब मैंने बेच दिया उप्स सेल इट ऐसा। ओके, सो वो मैंने रखा है, और जब मैं रिसर्च किया तो देखा उसमें अपसेल आ रहा है लिख के, बट कोई और उसका कॉम्पिटिशन नहीं है। इसलिए पता है क्या होगा एनॉल्ड, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक एडवाइस करती हूँ, ये जो ऑप्सेल है ना, अब जैसे मैं गूगल पर टाइप कर रही हूँ तो गूगल के अकॉर्डिंग ये कुछ है ही नहीं, गूगल के अकॉर्डिंग ये है, ये सही है। अब ये चीज गूगल को कैसे बता पाओगे कि ये चीज एग्जिस्ट करती है? अपनी ORM करके, मतलब अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाओ, इस आईडी से अकाउंट बनाओ, गूगल पर गूगल के ब्लॉग्स लिखो, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉग्स लिखो जिसमें इस पर्टिकुलर आईडी से लिखो, इंस्टाग्राम पर आओ इस अकाउंट से, ठीक है, पोस्ट करना फ्रिक्वेंटली शुरू करो, फेसबुक पर आओ इसी अकाउंट से नाम बनाओ, तो गूगल के नजर में ये नाम आए कि हाँ भाई ये भी कोई चीज है। You're getting my point? So इससे अपना ORM इम्प्रूव करो। मैंने उन पर्सन को भी यही एडवाइस दी थी, आपको भी मैं ये एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है? ओके ओके, चलो किरण, सिंपली मतलब सर्च करो ना आप कि गूगल पर टाइप करके देखो कि अगर कोई पर्सन मेरा ये ब्रांड नेम सर्च करेगा तो उसे क्या कैसे रिजल्ट दिखेंगे। अब जैसे ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये पहले उन्होंने क्या होता तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये चूज ना करते, है ना, बट अगेन अब जैसे कर लिया तो इस चीज को आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। बट ना मेरी साइट पिछले 2 महीने से बंद है क्योंकि मैंने ज्यादा वर्क नहीं किया बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। सो ये अभी ऑटोमेटिकली उसने वो मेरा निकाल दिया है वहां से, क्या कहते हैं उसको, मैपिंग जो मैं बता रहा था ना, जो आ चुका है ऑटोमेटिकली, उसने वो निकाल दिया है। इवन आई पुट .com, opsal.com, हाँ साइट तो अभी फिलहाल ऑफलाइन है, ये रही ना वेबसाइट, बट क्या उसको कहते हैं, ये नहीं आ रहा, मेरा मैपिंग नहीं आ रहा साइड में, गूगल मैप नहीं आ रहा जो आ रहा था पहले। और वो नहीं आ रहा, नहीं यही है ना आपकी साइट, तो यही है जो लिखी हुई है। हाँ वो है, बट अभी वो बंद है फिलहाल। इफ यू क्लिक ऑन इट यू विल नॉट बी एबल टू ओपन इट अप। ओके, सो बंद एज एन आपका डोमेन नेम ही एक्सपायर हो चुका है इस तरीके। नो, डोमेन नेम इज एक्टिव, होस्टिंग इज एक्सपायर्ड। होस्टिंग इज एक्सपायर्ड ना, ठीक है, बाकी ये इंडेक्स तो है, बट ये थोड़ा टाइम बाद में हट जाएंगे जब आपको, ऑब्वियसली बात है, जब उसको प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा, क्रॉलिंग के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसको फिर से। एक काम करो ना, वही मैं एडवाइस करूंगी, एक बार थोड़ा ना वो ले लो, लाइक पहले वर्डप्रेस की क्लास ले लो। मेरा पूरा साइट ही वर्डप्रेस के ऊपर है। हाँ नहीं, एक बार वर्डप्रेस पे ले लो तो वो आपको और बेटर तरीके से बता पाएंगे। हाँ मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं करने वाला था स्टार्ट, हाँ जी, बट जब मैंने WS क्यूब टिप का जब मैंने वीडियो क्लिप मतलब कुछ सर्च करा था कुछ और, एंड देन फिर आपका मुझे मिला उसके ऊपर। सो आपका वीडियो क्लिप से पहले वो सर का वीडियो क्लिप मैंने देखा जो इनिशियली जो स्टार्ट किया था कोर्स। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैंने वो देखा एंड मैं बोला कि ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको पॉज किया तो पॉज ही रखता है,
एक बार पूरा सीख लेते फिर से और फिर चालू हाँ करते नहीं नहीं, बिल्कुल सीख के करोगे ना तो हो सकता है कुछ और नई चीजें मिल जाए। ठीक है चलो, हाँ जी अंबिका। यस मैम, जैसे मैम आपका WS क्यूब टेक आपने सर्च किया था तो ऊपर आपका पूरा नाम आ रहा था WS क्यूब टेक, और जो मैम मेरी वेबसाइट है उसमें ना सिर्फ डिजियोट आ रहा है, डिजियोट टेक्नोलॉजीज करना है मैम, तो वो कैसे करेंगे? जैसे आप DIGI OTT, तो मैम मेरा पूरा नाम नहीं आ रहा, टाइटल डिस्क्रिप्शन दिस इज डिजियोट टेक्नोलॉजी, यही है? यस मैम, यस मैम। ओके, सो मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये चीज? मैम यहाँ पर डिजियोट, हाँ हाँ पूरा तो एक्चुअली क्या होता है, इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं किया है इसका। नहीं नहीं इंडेक्सिंग नहीं, सुनिए बात को, है ना, जब आप मतलब मोस्ट प्रोबेबली दिस हैपेंस इन द 99% पूरा नाम नहीं, डिजियोट बस डालिए। हाँ मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई कि मतलब यहाँ पर जो टाइटल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। हाँ पूरा नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए होता है, सुनो सुनो सुनो, वो ऐसा इसलिए होता है कि 99% ऑफ द केसेस में जब हमारा नेविगेशनल कीवर्ड टाइप किया जाता है ना, तब यहाँ पर टाइटल जो है गूगल रैंडमली ले लेता है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस पेज को मैं ओपन करती हूँ, ठीक है, कंट्रोल U पर हम जाते हैं, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर टाइटल जो है सर्च करती हूँ। टाइटल क्या है इसका? यस मैम, ये लॉन्ग है थोड़ा सा, यस है ना, ये नहीं नहीं ये आ रहा है, लेकिन गूगल ने कैसे लिया है टाइटल? गूगल ने टाइटल कैसे लिया है? रैंडमली। तो 99% ऑफ द केसेस में जब आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आपको जो ये डाउट था ना ये आपका भी सॉल्व हो जाएगा। 99% ऑफ द केसेस में जब आप नेविगेशनल कीवर्ड टाइप करते हो, अभी हम बात करेंगे ये क्या होता है नेविगेशन, मतलब एज इट इज वर्ड टाइप कर रहे हो उस वेबसाइट का, तो आपका टाइटल रैंडमली गूगल ले लेता है। जैसे मैं आपको WS क्यूब टेक का टाइप करती हूँ, क्या आ रहा है यहाँ पर? WS क्यूब टेक। इसमें मैं यहाँ पर ओपन करके आपको टाइटल दिखाऊंगी तो इसका टोटली डिफरेंट है। यस मैम, वो तो मैंने देखा है ना, तो वो इसलिए क्योंकि गूगल ने रैंडमली लिया है नेविगेशनल कीवर्ड। बट मैम वो मतलब मुझे वो वहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाना है। अच्छा, टेक्नोलॉजीज लाना है तो वो गूगल रैंडमली ले रहा है। ओके मैम, उसमें जैसे वैसे आपका टाइटल जो आपने वहां लिख रखा है ना वो आएगा। अगर कोई भी कीवर्ड पर रैंक करती है ना आपकी वेबसाइट, तो टाइटल आपका वही आएगा। जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ और यहाँ अगर इस पर मैं अपना कर्सर लेकर जाती हूँ तो यहाँ क्या आ रहा है, देखो टाइटल। हाँ टाइटल है ना, क्या आ रहा है ना, तो वो इसलिए क्योंकि गूगल रैंडमली ले रहा है। ओके मैम, और मुझे मैम जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, जो छोटे छोटे ब्रेक कर करके ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो वो भी लगाना है मैम। सब लगेगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। चलिए हाँ जी किरण, मुझे आपसे एक चीज पूछना है, आपने जैसे बोला डोमेन का जो रिसर्च है तो कैसे करोगे आप? डोमेन रिसर्च मतलब सिंपली आप गूगल पर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे कि सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि वो जो मैं डोमेन नेम लेने का सोच रही हूँ, क्या वो डोमेन नेम या फिर उससे मिलता जुलता डोमेन नेम किसी और वेबसाइट का तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं। तो उसके लिए तो सिंपली आप गूगल पर टाइप करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे डोमेन नेम लेने का सोच रहे हो XYZ सर्विसेज, ठीक है, या फिर XYZ सर्विस, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो ये ऑलरेडी जैसे एग्जिस्ट करता है, वैसे तो ये डोमेन नेम आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन मान लो आप सोच रहे हो कि भाई XYZ सर्विसेज लेने का ट्राई करती हूँ, तो XYZ सर्विसेज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन XYZ सर्विस जो है वैसी एक वेबसाइट बनी हुई है, आप समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो सकता है और मैं कभी भी अपनी एक ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरे लिए इट्स नॉट द गुड ऑप्शन। उसके अलावा जैसे कि कोई पर्सन, जैसे मैं कुछ ऐसा कीवर्ड लेने की सोच रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं लाइक जैसे ना, जैसे कई बार ऐसे लोग करते हैं ना कि दो वर्ड्स को ऐड करके, जैसे कुछ आइडिया और आइडिया के साथ में, जैसे कि हम कर सकते हैं उसको माइनस का साइन ना, जैसे माइनस का साइन देता है वो। हाँ जी, जो माइनस का साइन देता है जैसे डिफरेंट वर्ड्स को ऐड करके जैसे लोग बनाते हैं ना, जैसे कि शॉपोहॉलिक। ठीक है, अब शॉपोहॉलिक इज नॉट द वर्ड, बट उसमें शॉपिंग और एल्कोहलिक को मिक्स करके बना दिया। तो ऐसे ही कई लोग ट्राई करते हैं जब भी वो डोमेन नेम सर्च करते हैं। तो जैसे एग्जांपल बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, मैं फ्लिपकार्ट हो गया नहीं, जैसे कि ना फ्लिपकार्ट नहीं, जैसे अपन स्नैप पोपिंग, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ उससे,
ठीक है, दिस मतलब स्नैप और या फिर जो शॉपिंग है मैंने उसको मिक्स कर दिया कि जो स्नैप होता है और जो स्नैप मतलब फोटो होता है, जैसे अब स्नैपडील है वो कैसे बना है, स्नैप मतलब फोटो से करके और आप डील कर सकते हो, मतलब फोटोज देखकर या फिर प्रोडक्ट को ऑनलाइन देखकर आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो मैंने बेसिकली वर्ड को दो को मिक्स किया स्नॉपिंग करके, ठीक है, कि भाई स्नॉपिंग मतलब स्नैप को देखकर आप शॉपिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मैं इस पर एंटर टाइप करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, मुझे करेक्ट कर रहा है कि भाई ये वर्ड तो है ही नहीं। तो अब ऐसे केस में मेरे पास क्या दिक्कत आएगी कि मोस्ट मतलब काफी टाइम तक जब भी लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेंगे ना, अगर मान लो, तो वो मेरा इस तरीके से मतलब वो बताएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम जो है वो है ही नहीं, लोग मतलब गूगल मेरे को जानता ही नहीं है अच्छे से, वो इस तरीके से बताएगा कि आपने जो लिखा है ना वो गलत है। तो कहीं ना कहीं हमें ब्रांड बिल्ड करने में, मैं ये नहीं कहती कि ब्रांड बिल्ड होगी नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। गॉट इट? तो इसीलिए आप थोड़ी सी ऐसे रिसर्च कर सकते हो कि जो भी डोमेन नेम लेने का सोच रहे हो, सबसे पहले तो ये चेक करना कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो तो हमें पता चल जाएगा अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई और वेबसाइट है तो हमें मिलेगा ही नहीं वो। लेकिन ये भी चेक करना कि उससे मिलती जुलती भी तो कोई वेबसाइट है नहीं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा अवेयर होना इसमें आपको। वैसे आपको जब वर्डप्रेस कराएंगे ना तो आपको और बेटर तरीके से बता पाएंगे कि आप कैसे आपको चूज करना है, नहीं तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए। मैम आपका टाइम टेबल फिक्स है क्या, जैसे कि आज वर्डप्रेस इतना दिन चलेगा फिर बाद में इतना दिन चलेगा? नहीं, वर्डप्रेस आपका मतलब क्या पूछ रहे हो आप किरण? आपका ये टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स है क्या, जैसे कि इतना एक हफ्ता वर्डप्रेस चलेगा, बाद में फिर ये अभी पहले अपन एसईओ का पूरा बेस जो है वो रेडी करेंगे, फिर आपका अराउंड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि 1 वीक में आपको नहीं समझ में आया है फिर 1 वीक का ही शेड्यूल है, वो तो आपके ऊपर है। बट ऑन एन एवरेज 5 to 6 डेज लगते हैं वर्डप्रेस में, वो वाली चीज है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई 7 डेज कंप्लीट और आपका चाहे हुआ नहीं है, चाहे कंप्लीट हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, चाहे आपके डाउट्स हैं और आपको बस किया कि नहीं नहीं बस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बैच भी जैसे 45 डेज का, ऐसा नहीं कि 45 डेज आपके कंप्लीट हुए और आपका भली बैच सिलेबस हुआ है, चाहे प्रैक्टिस हुई है चाहे नहीं हुई है, आपके डाउट्स हैं और आपका बैच बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे प्रीवियस वाला बैच था उनको 2 मंथ्स लग गए थे, उससे पहले वाला तो वो 45 डेज में कंप्लीट हो गया था। तो इट डिपेंड्स बैच टू बैच। ठीक है, बट इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट अबाउट टाइम कि हम कितना टाइम बैच में दे रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि उससे हम प्रोडक्टिविटी कितनी ले रहे हैं। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी लेनी है तो प्लीज एवरीबॉडी टास्क अपने कंप्लीट करते रहना। अभी थोड़े दिन आपको लगेगा कि भाई ठीक है ज्यादा टास्क है नहीं, वो इसलिए क्योंकि अपन थोड़ा बहुत बेस क्लियर करना है, बट एवरी डे आई गिव यू समथिंग, मतलब सम टास्क जब अपना थोड़ा प्रैक्टिकल शुरू होगा। ठीक है, चलिए। यस स्वाति, कुछ पूछ रहे थे आप? मैम मुझे ये पूछना है कि डोमेन नेम बाद में चेंज हो सकता है कि नहीं, जैसे मेरी साइट है द मॉन्क न्यूज और मैं अभी इसको चेंज करना चाहती हूँ, हाँ तो ये चेंज हो सकता है या नहीं? हाँ, नहीं चेंज हो सकता है, बट आपको ऑब्वियसली नया परचेज करना होगा, फिर होस्टिंग भी आपकी चेंज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट का या पूरा डोमेन नेम, मतलब ऑब्वियसली फिर आपको नए सिरे से शुरू करना होगा। तो द राइट अप्रोच इज, मतलब अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो राइट अप्रोच इज जो अभी चल रहा है जितना आपका वेबसाइट उसको चलते रहने दो और मीनवाइल एक और वेबसाइट ओपन कर लो। यू कैन नॉट चेंज इट बेसिकली, है ना? ओके, चलिए। सो आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एंड वी विल टॉक अबाउट द एसईओ's रोड मैप। ठीक है, कि जब भी आपके पास कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आता है तो व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू स्टार्ट, व्हाट विल बी योर अप्रोच, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, बाय द वे मुझे बस एक चीज बताओ, सर्च इंजन की वर्किंग, इससे रिलेटेड तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो एक बार किसी ने अगर वीडियो मिस करी हो, जैसे वो क्लास अगर किसी ने मिस करी हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको दोबारा देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन सिंपली आस्क। ठीक है, ओके। सो अभी हम बात करेंगे एसईओ रोड मैप की। अब देखो रोड मैप क्या होता है, बेसिकली जब हम एसईओ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या गाइडलाइन, मतलब बेसिकली क्या टाइमलाइन हमें फॉलो करनी है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद में क्या होगा, क्लाइंट से क्या हम डील करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रोड मैप। ओके, सो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम किसी एसईओ का रोड मैप, मतलब एसईओ का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली दिस, एंड दैट इज करंट वेबसाइट परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिसे हम, मतलब ये मैंने इसको नाम दिया है, ठीक है, मतलब बेसिकली कि वेबसाइट की जो करंट परफॉर्मेंस है, अभी जो वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, अभी वेबसाइट की क्या कंडीशन है, उसका एनालिसिस करना। बट इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो वेबसाइट ऑडिट।
है ना, कि जब भी कोई वेबसाइट आपके पास आती है, ऑब्वियसली बात है एसईओ आएगा तो किसी वेबसाइट का ही करने के लिए आएगा, तो उस वेबसाइट की ऑडिट करना, ऑडिट मतलब होता है वाउचिंग करना कि भाई वो जो वेबसाइट है क्या उसमें कमी है, ठीक है। अब जैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक घर का ऑर्डर मिला है एंड यू आर एन इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो और आपको इस घर को ना बहुत ही एकदम टिप टू टॉप करना है, मतलब इसको ऑप्टिमाइज करना है अच्छे से, कि कोई भी पर्सन इस घर में आए ना तो वो बोले कि यार वाह क्या घर बना, मतलब उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। तो इस घर को आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आया है कि इस घर का आपको इंटीरियर अच्छा करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बिफोर फिक्सिंग द प्राइस या फिर बिफोर स्टार्टिंग योर एसईओ, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस घर का एक वो करोगे ना, ऑडिट करोगे ना, चेक करोगे ना इस घर को कि भाई कहाँ कहाँ है, कितने रूम्स हैं, क्या इसमें कमी है, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या आपको करना है, प्लानिंग इसी के अकॉर्डिंग हो पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले क्या करोगे, उसका सिलेबस देखोगे ना, या फिर पहले तैयारी करना शुरू कर दोगे, पहले देखोगे कि आखिर यार क्या है उस मतलब एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, फर्स्ट रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। उसमें से कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से हमें चीजें ऑलरेडी आती है, कौन से हमें बिल्कुल एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करनी है, ये सारी चीजें। तो वैसे ही जब एक वेबसाइट हमारे पास आती है तो हम ये देखते हैं कि उस वेबसाइट में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसी के बेसिस पर हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, हम ठीक करके देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है व्हाइल स्टार्टिंग एनी एसईओ प्रोजेक्ट। लेकिन जब आप एसईओ लर्न कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जब एसईओ प्रोजेक्ट उठाओगे सबसे पहला ये काम होगा, लेकिन अभी हम एसईओ लर्न कर रहे हैं तो ये वाला टास्क हम सबसे लास्ट में करेंगे। रीजन क्यों, जब तक आप समझोगे नहीं कि किस किस फैक्टर के बेसिस पर एक वेबसाइट को जज करना है, किस किस पॉइंट्स पर वेबसाइट को ऑडिट करना है, कैसे करना है, क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना है, जब तक वो फैक्टर्स ही आपको नहीं पता होंगे तब तक आप कैसे ऑडिट कर लोगे। तो लर्निंग में जो हम सीखेंगे ना, सबसे लास्ट में वेबसाइट ऑडिट सीखेंगे, लेकिन जब आपके पास एक प्रोजेक्ट आएगा प्रैक्टिकली आपको सबसे पहले एक वेबसाइट की ऑडिट करनी है। ओके, गॉट द पॉइंट। इस वेबसाइट ऑडिट को करने के लिए हम काफी सारे टूल्स का यूज करते हैं, कई फ्री टूल होते हैं, कई पेड टूल होते हैं, तो उन सबकी मैं उस टाइम बात करूंगी, ठीक है, जब हम वेबसाइट ऑडिट करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग एनी एसईओ प्रोजेक्ट इज डूइंग द वेबसाइट ऑडिट। कई सारे लोग मतलब ऐसे जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि हम आपकी फ्री वेबसाइट ऑडिट करके देंगे और उसके बाद में आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मुझे प्रोजेक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कई लोग इस तरह से बात करते हैं, कई लोग एक बार डील होने के बाद में वेबसाइट ऑडिट करके क्लाइंट को भेजते हैं, ठीक है। सो कैसे भी आप इसमें डील कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। दिस वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज वेबसाइट ऑडिट। इसको आप कह लीजिए करंट वेबसाइट परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब बात आती है कि अब क्या करें, वेबसाइट की प्रॉब्लम्स पता चल गई, दिक्कतें पता चल गई, अब क्या करें। तो अब हमारा काम आता है टू बेसिकली अंडरस्टैंड द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को समझना कि जो हमारा क्लाइंट हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट लेकर आया है, जो भी वेबसाइट लेकर आया है, उसको बहुत अच्छे से समझना कि वो क्या बिजनेस है, वो पर्सन क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो कैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसका नीश समझना बेसिकली, ठीक है। उसके साथ में फिर ये समझना कि उस पर्सन का गोल क्या है। अब देखो गोल से बात याद आती है, गोल समझना और उसकी टारगेट लोकेशन समझना कि भाई वो किस पर्टिकुलर एरिया में, किस लोकेशन में अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाना चाहता है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट क्लाइंट के, कि मेरे पास जैसे एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई मुझे मेरी वेबसाइट है ना, मेरी वेबसाइट से मतलब वैसे मेरे को सेल्स वगैरह बढ़िया आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन पर ना मेरी ब्रांड एक क्रिएट हो, मतलब ऑनलाइन पर कोई भी इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में सर्च करे या फिर कोई इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहे तो मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप पर आए, मतलब लोगों को पता चले कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मतलब बेसिकली ऑनलाइन अवेयरनेस या फिर आप यूं समझ लीजिए विजिबिलिटी फैलाना, ठीक है। सो ये इस पर्सन का क्या हो गया, गोल हो गया। दूसरा पर्सन आता है, वो कहता है कि भाई मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता आपकी वेबसाइट कितने नंबर पर रैंक कर रही है मेरी वेबसाइट, मुझे मतलब है सेल्स से, कि भाई मुझे एक दिन में अभी मेरे को इतनी सेल्स आ रही है ऑनलाइन, जैसे मुझे 4-5 पोटेंशियल कस्टमर्स मिल जाते हैं, मेरे को चाहिए कि भाई ये जो नंबर है ये इंक्रीज हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके लिए हम अलग से काम करेंगे, अलग मतलब अलग स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे।
उसी के साथ में कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि भाई जैसे कि मुझे ना एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं दिल्ली में, मेरा बिजनेस है, दिल्ली में कोई भी पर्सन मेरे बिजनेस से रिलेटेड सर्च करता है तो मैं टॉप पर रैंक करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया यहाँ पर मेरा चल रहा है। लेकिन अब मैं इस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ लेट्स से बैंगलोर में, कि भाई अब जब बैंगलोर में भी सेम कीवर्ड्स कोई क्वेरीज जब कोई टाइप करे ना तो मैं टॉप पर रैंक करूँ, ये मेरा मेन मोटिव है। इस तरह के क्लाइंट भी आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्लाइंट आते हैं वो ये वाले आते हैं। ऑब्वियसली बात है, सबको एक ही मतलब है कि अगर मैं आपको लेट्स से 50,000 किसी प्रोजेक्ट के लिए दे रही हूँ तो उससे मेरे को कम से कम 5 लाख का फायदा हो। हर कोई पर्सन ये चाहता है, ठीक है। सो मोस्टली ये वाले आते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली उस पर्सन की जो भी आपके पास प्रोजेक्ट लेकर आया है उससे क्या समझना, उस बिजनेस के गोल्स को समझना कि आप जो हमसे एसईओ करा रहे हो आपके गोल्स क्या हैं। उसके साथ में हम बात करते हैं टारगेट लोकेशन की। अब जो टारगेट लोकेशन है इसका मतलब क्या होता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में आप अपनी रैंकिंग चाहते हो, ठीक है। जैसे कि वो पर्सन आपसे एक पर्टिकुलर सिटी की डिमांड कर सकता है कि भाई मैं दिल्ली में अपनी रैंकिंग चाहता हूँ। कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जैसे मान लो मेरा स्कूल है तो अगर कोई टाइप करे बेस्ट स्कूल इन दिल्ली तो उसे मेरी वेबसाइट टॉप पर दिखे, तो पर्टिकुलर सिटी भी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि मोर देन वन सिटी, ठीक है। जैसे एक पर्सन कहता है कि देखो दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में और जयपुर में कोई भी पर्सन टाइप करे तो उसे मेरी जो वेबसाइट है वो टॉप पर दिखे, तो मोर देन वन सिटी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई पर्टिकुलर स्टेट हो सकता है कि भाई महाराष्ट्र में लेट्स से कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टाइप करे तो मेरी वेबसाइट टॉप पर दिखे, ठीक है। उसके बाद में पैन इंडिया, कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कीवर्ड इस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड टाइप करे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, तो मेरी वेबसाइट टॉप पर दिखे। और कुछ ऐसे जैसे मोस्टली इसमें होते हैं ब्लॉगिंग वाले या फिर ऐसी वेबसाइट वाले जहां पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पूरी दुनिया में कोई भी कंज्यूम कर सकता है, तो इसको हम बेसिकली इंटरनेशनल आप मान लीजिए कि भाई ग्लोबली मुझे रैंक करना है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर। अब यहाँ पर टास्क क्या है कि जितना एरिया आपका, मतलब जितनी टारगेटेड लोकेशन आपकी बड़ी होती जाएगी एसईओ उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। मतलब किसी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। इवन मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भोपाल से है कोई, ठीक है, और एक पर्सन है मुंबई से। दोनों मतलब दोनों सिटीज हैं अपने में, लेकिन अगर मुझे भोपाल में रैंकिंग इंप्रूव करानी है किसी पर्टिकुलर बिजनेस या कीवर्ड पर तो कंपैरेटिवली मेरे लिए मुंबई के कंपैरिजन में आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन थोड़ी छोटी है, ठीक है। लोकेशन छोटी मतलब कंपटीशन कम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे मेरा इंक्रीज होता जाएगा ये एरिया, मेरा कंपटीशन भी तो बढ़ता जाएगा। कंपटीशन मतलब ऐसे लोग जो सेम पर्टिकुलर बिजनेस के लिए फाइट कर रहे हैं टॉप पर आने के लिए। तो जैसे जैसे हमारा ये एरिया बढ़ता जाता है हमारा एसईओ डिफिकल्ट होता जाता है, और ऑब्वियस बात है हमारी प्राइसिंग भी, प्राइस जो होती है हमारी, जो कोटेशन होता है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और ऑब्वियस बात है प्राइस जब बढ़ेगी तो आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो मेहनत है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जब आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है आपको ये समझना जरूरी है वो बिजनेस क्या है, क्लाइंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसकी टारगेटेड लोकेशन क्या है, ठीक है। चलिए, हाँ जी अंबिका। मैम जैसे अगर हमको वेबसाइट को यूएस से टारगेट करना है तो मैम फिर उसके लिए कैसे टारगेट करेंगे? मतलब अगर पर्टिकुलर सिटी वाइज पेजेस लेंगे, जैसे लॉस एंजलिस ले लिया या कुछ छोटे छोटे, तो मैम वो तो इजी हो जाएगा। बट अगर हम सिटी वाइज स्पेसिफिक नहीं कर रहे तो फिर मैम सेम कीवर्ड को, एक ग्लोबल कीवर्ड को कैसे टारगेट कर सकते हैं फिर? तो देखो, पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई अलग अलग कौन हमारे टारगेटेड लोकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जब अपन कीवर्ड पर आएंगे ना तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आपको बेस्ट आंसर मैं तब दे पाऊंगी, क्योंकि अभी आप दोगे तो बहुत अभी मैं आपको आंसर दूंगी, मैं आपको कई सारी केस स्टडीज बताऊंगी। हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स थे जिनका ऑल ओवर लोकेशन था, लेट्स से इंडिया, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिटी में उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है किसी कीवर्ड पर, तो हमने क्या किया वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। हाँ जी, तो उस टाइम आपको बेटर इस चीज का आंसर दे पाऊंगी। ओके अंबिका? यस मैम, श्योर। ओके ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है
टू बेसिकली फाइंड आउट द रिलेटेड कीवर्ड्स, कि जो हमारा बिजनेस है जिस टारगेटेड लोकेशन के लिए है उससे रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कि फर्नीचर ऑनलाइन फर्नीचर आप जो है सेल करते हो, तो अगर एक पर्सन को ऑनलाइन फर्नीचर खरीदना होता है तो वो गूगल पर क्या जाके सर्च कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ऑनलाइन फर्नीचर टाइप कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, एक ना मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप लोग चैट बॉक्स में लिखो कि अगर आपको लेट्स से ऑनलाइन फर्नीचर खरीदना है, जैसे कि मैं बात करती हूँ, आप लोगों को ना एक एग्जांपल लेते हैं कि वुडन फर्नीचर आपको खरीदना है, तो आप मुझे बताओ, वुडन फर्नीचर में भी कुछ स्पेसिफिक ले लेते हैं, जैसे कि जैसे आपको कोई भी एक आर्टिकल चाहिए, ठीक है, तो आप गूगल पर क्या सर्च करोगे। जैसे कि आपको फर्नीचर खरीदना है ऑनलाइन, तो आप गूगल पर क्या सर्च करोगे। आई वॉन्ट एवरीबडी टू टाइप, चैट बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स में टाइप करो कि अगर आपको ऑनलाइन फर्नीचर खरीदना है आप गूगल पर क्या सर्च करोगे। सभी मुझे एक बार टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में। जी नहीं, ऑनलाइन की बात कर रही हूं मैं अविनाश, ऑफलाइन की नहीं। सभी को टाइप करना है और डायरेक्ट मैसेज करना, मतलब देखो वहां पर जो है ना, जो 2 वाला ऑप्शन है वहां पर WS क्यूब टेक को सेलेक्ट करना और देन मैसेज करना। ठीक है, ओके ओके। सो अब यहाँ पर मेरा ये टास्क कराने का क्या मतलब था आपको, मतलब क्यों मैं चाहती थी आप लोग ये टाइप करें, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो अभी हम कितने लोग हैं, अभी मुझे छोड़ के क्लास में 9 पीपल अभी तक हमारे साथ ज्वाइंड है। आप सिर्फ 9 लोगों को मैंने एक टास्क दिया कि गूगल पर आप फर्नीचर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आप क्या सर्च करोगे। अब मैं आपको एक आयरनी बताती हूँ, आप सभी के आंसर्स डिफरेंट है। आप सभी ने जो सोचा ना कि भाई मैं ये चीज टाइप करूंगा गूगल पर ऑनलाइन फर्नीचर अगर मुझे खरीदना है तो वैसे ही आज हम 9 लोगों के जब इतने सारे सजेशंस आ सकते हैं, तो वैसे ही पूरी दुनिया से, या फिर मैं कहूं जैसे अगर मेरी लोकेशन है मुंबई, मुझे टारगेट करानी है, तो पूरी मुंबई में जितने भी लोग ऑनलाइन फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो हर पर्सन एक डिफरेंट कीवर्ड को टाइप कर रहा है। तो अब कीवर्ड्स में हम क्या ढूंढते हैं कि बेसिकली वो पर्टिकुलर कीवर्ड जिस पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सर्च कर रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस पर्टिकुलर कीवर्ड से सर्च करने की कोशिश कर रही है मेरे टाइप के बिजनेस को, मैं वो फाइंड आउट करूंगी और फिर उसको मैं अपने कंटेंट के साथ में अलाइन करूंगी। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टू बेसिकली वर्क ऑन द कीवर्ड्स और फाइंड आउट दोस कीवर्ड जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मेरे बिजनेस को फाइंड करने के लिए सर्च कर रही है। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट टास्क होगा। ये सर्च करने के बाद में वी विल मूव ऑन टू द कॉम्पिटिटर साइट। कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली वी विल डू बेसिकली कीवर्ड रिसर्च। ये बहुत ही लॉन्ग मतलब एक प्रोसेस होता है। देन हम एनालिसिस करेंगे कॉम्पिटिटर्स की साइट का, जो ऐसे पर्टिकुलर लोग जो कि हमारे जिन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर हम रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर वो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, क्योंकि हमें उन्हीं से फाइट करना है टॉप पर रैंक करने के लिए। सो उनको देखना कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या वो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या वो प्लानिंग यूज कर रहे हैं, तो उनको एनालिसिस करना। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा ऑन पेज,
टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज इसका हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑन पेज में बेसिकली हम अपने जो हमारे जो वेब पेज है उसको हम अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे। टेक्निकल एसईओ में हमारे जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं, वेबसाइट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं टेक्निकल, उनको ऑप्टिमाइज करेंगे। फिर हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइज करेंगे, यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करेंगे। ठीक है, सो फिर हमारा एसईओ जो है हम काम करेंगे। अब कई लोग, जैसे मान लो अगर आपकी बड़ी टीम है, एजेंसी में काम कर रहे हो, तो ऑन पेज और ऑफ पेज साथ में शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप सिंगल पर्सन हो, ठीक है, तो ये मेन एम रहता है कि भाई ऑन पेज शुरू करते हैं हम, और ऑन पेज होने के साथ साथ में मतलब थोड़ा ऑन पेज हो जाए फिर हम थोड़ा सा ऑफ पेज भी साथ में कर लें। तो इसकी जब एक बार बेटर तरीके से समझ जाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब जब हमने काम शुरू कर दिया है तो अब हम मॉनिटर करेंगे कि हमारी रैंकिंग पहले कितनी थी, अब कितनी है। मंथली इसका बेसिकली मॉनिटरिंग होता है कि एक मंथ में क्या चेंजेस आए हमारे, तो इसकी मॉनिटरिंग करते कैसे हैं, तो उसके लिए हम कई टूल्स यूज करते हैं। फिर अगर मान लो हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई, जैसे फर्स्ट पर हम आ गए, तो उसको मेंटेन करके रखना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अपनी रैंकिंग को होल्ड करके रखना। फिर उसमें फिर वापस से, अब जैसे मान लो ये हो गया, मेरा रैंक कर गई मैं, ठीक है, अब और ऐसे जैसे मेरा क्लाइंट कहता है कि चलो बहुत बढ़िया काम किया, और अब क्या कर सकते हैं, और कुछ कीवर्ड्स पर भी मुझे रैंक करना है, थोड़ा सा और बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो फिर वापस से हम आ जाएंगे, वापस से यही प्रोसेस चलेगा। सो बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ साइकिल। ओके, चलिए, सो ये बेसिकली हमारा एक रोड मैप है जिस पर हम काम करके एसईओ करते हैं। ओके एवरीवन, सो ये हमारा मतलब एक आज हमने थोड़ा बात की एल्गोरिथम्स के बारे में, एंड वी अंडरस्टूड कि एक बेसिक ओवरव्यू रोड मैप क्या होना चाहिए। ठीक है, सो इससे रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा और एनालिसिस कीजिएगा एंड फिर हम कल डाउट ले लेंगे। अभी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी, ओके, सो अभी गुड है, तो कल मिलते हैं। कल हम कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। ओके एवरीवन, आई विल सी यू टुमारो। है ना, और थोड़ा सा एक्टिव रहो, एक्टिव एज एन चीजों के लिए ना तैयार रहो, सरप्राइजेस के लिए तैयार रहो, कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहो। यहाँ पे हम स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, वी आर नॉट लाइक समथिंग, किरण सब प्रोवाइड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, अल्टीमेटली आप अपने क्लाइंट को रिजल्ट दे पाओ, सब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। आप एक बार जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाएगा ना, आपको पोर्टल मिल जाएगा, उस पोर्टल में आपको नोट्स मिलेंगे, तो अभी आप जाकर चेक कीजिएगा। जिन्होंने भी एनरोलमेंट कर लिया है, वहां पर वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, कल वाली परसों वाली, एंड वहां पर नोट्स भी है। ठीक है, किसी ने अगर चेक अभी तो सिर्फ ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर। अच्छा, पोर्टल नहीं मिला है? मैम अभी कुछ नहीं मिला, पर मैंने देखा था, नहीं वीडियो तो मिले हैं, वीडियो तो मिले हैं, बट नोट्स नहीं मिला। नहीं, वीडियो आपको कैसे मिले, लिंक शेयर हुआ है या फिर पोर्टल मिला है? पोर्टल में लिंक है, पोर्टल मिला है, पोर्टल मिला है ना, तो पोर्टल में देखना आप, मैंने कल ही अपडेट किया, तो एक बार वापस से चेक कीजिएगा, वहां पर नोट्स भी आ गए होंगे। इस पर मिला हुआ है पोर्टल, मुझे तो नहीं मिला। आपने एनरोलमेंट करा लिया? यस मैम, फीस तो पे कर दी थी मैम। अच्छा, तो एक बार आप बात कर लीजिएगा, वो आपका आईडी वगैरह बना के दे देंगे। ठीक है, यस मैम, तो वहां पर में बस मीटिंग लिंक मिला था, वो सब कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, आप एक बार बात कर लीजिए। वैसे मैं वो दे देंगे आपको, ऑब्वियसली बात है, लेकिन अगर इन केस मेल तो आप एक मैसेज डाल दीजिएगा, मेल आएगा आपको। ओके मैम, ठीक है, चलिए चेक कीजिएगा, और वहां पर मैं आपके डेली के नोट जो है वो अपलोड कर दूंगी। ओके यस, ठीक है, चलिए, ओके, आई विल सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड इवनिंग, बाय मैम, बाय, थैंक यू, बाय बाय। बाय मैम।